कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक ग्रुप को देखते हैं जिसके सभी मेंबर्स अलग अलग हो जाते हैं, पर एक लड़की एना लीडर मिकोटो के साथ ही रहती है। दूसरी ओर दूसरे मेंबर्स पिज्जा के बहाने एक रूम में एंटर करते हैं और तभी विंडो से भी उन्हीं का ही एक मेंबर याटा भी आकर टारगेट को डाउन करता है और बाकी सभी दूसरे लोगों को कुसानागी उस आदमी से एक गन के बारे में पूछ रहा था जो कि इसे डीलर के पास से गई थी, पर डीलर कह रहा था कि उसे कुछ नहीं पता है। इतने में मिकोटो और एना आते हैं और एना एक मार्बल का यूज करके कहती है कि सच में ही इस आदमी को कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वो सभी वहां से जाने लगते हैं और मिकोटो अपने पावर का यूज करके दीवार को तोड़कर जा रहा होता है। पर इतने में बिल्डिंग में फोर्स एंटर करने लगती है और तभी वहां पर एक क्लान भी आ चुकी थी और उसी क्लान के साथ मिकोटो के क्लान की मुलाकात होती है और यह ब्लू क्लान है जिन्हें मिकोटो मारने का ऑर्डर देता है। मिकोटो पहले उतरता है और अपने पावर को रिलीज करने लगता है। ब्लू क्लान की बैकएंड टीम बताती है कि मिकोटो सैंक्टम को एक्टिवेट कर रहा है और हम लोगों को आसमान में एक स्वॉर्ड जैसी कोई चीज दिखती है। ब्लू क्लान का लीडर मुनाकाटा कहता है कि वो अपने स्वॉर्ड का ही यूज करके अटैक करेंगे और वह सभी अपने स्वॉर्ड के साथ तैयार हो जाते हैं और अभी उन लोगों के पास भी बिल्कुल वैसा ही एक स्वॉर्ड आ चुका था और अभी दोनों के दोनों टीम अपने पूरे पावर के साथ एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई थी। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस स्कूल में जो कि एक आइलैंड पर है, जहां पर एंट्री करने के लिए भी पीडिया डिवाइस का यूज किया जाता है जो कि एज ए पास काम करती है। और अभी स्कूल में स्कूल फेस्टिवल भी बहुत ही जल्दी होने वाला है। क्लास में एक लड़की नोटिस करती है कि एक लड़का यासिरो हमेशा लंच लाना भूल जाता है और फिर वो सभी लोगों के लंच से थोड़ा थोड़ा ले लेता है और काम चला लेता है, और क्योंकि लड़का अच्छा है तो सभी लोग उसे खुशी खुशी शेयर भी कर देते हैं। पर युकिजो में देखती है कि उसके लंच में बस मीट ही मीट है, कोई भी वेजिटेबल्स नहीं है और वो ठान लेती है कि वो यासिरो को वेजिटेबल्स देकर रहेगी। पर इतने में यासिरो वहां से जा चुका था तो युकी भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे ढूंढने लगती है। यासिरो के बाहर आने के बाद भी कुछ और बच्चे थे जो कि उसे लंच शेयर करते हैं, जो लेकर यासिरो रूफटॉप पर जा रहा था। पर वो इतनी जल्दी जा रहा था कि युकी उसे ढूंढ नहीं पाती और वो वापस आ जाती है। और युकी ये भी कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने यासिरो को आंखों से दूर जाने दिया तो शायद वो गायब भी हो जाएगा। यासिरो यहाँ पर रूफटॉप पर लंच कर रहा था और तभी वहाँ पर एक कैट भी आती है तो यासिरो उसे भी लंच देता है और दोनों खाकर वहीं पर सो जाते हैं। तब हमें दो अननोन आदमियों को दिखाया जाता है। ओल्ड मैन कह रहे थे कि वेजमैन ये कंट्री खत्म हो जाएगा और तभी यासिरो को ऐसा लगता है जैसे कि कैट ने कुछ कहा। और अभी वापस क्लास में आकर यासिरो देखता है कि सभी लोग स्कूल फेस्टिवल की तैयारी में बिजी थे। तभी यूकी यासिरो को मार्केट से कुछ फायर क्रैकर्स लाने का टास्क देती है, पर लिस्ट देने के लिए पीडीए चाहिए पर वो खो चुका है, इसलिए यूकी उसे लिस्ट बनाकर दे देती है। और यासिरो के पास पीडीए ना होने के बाद भी वो साइड से निकल जाता है। उसे फायर क्रैकर्स लाने हैं और स्टूडेंट काउंसिल को रिसेट भी देनी है, वो भी 6 बजे के अंदर ही। यासिरो फिर मार्केट पहुंच चुका था, पर तभी मिकोटो के क्लान का एक आदमी यासिरो को देखकर शॉक हुआ था और वो उसके फोटोज ले लेता है और पूरे क्लान के साथ शेयर कर देता है। जो फोटो देख सभी बड़े ही गुस्से में आ गए थे और वो उसे चेज करने लग जाते हैं। और यहाँ पर एक और भी आदमी था जो कि होर्डिंग के ऊपर बैठकर यासिरो के ऊपर नजर गड़ाए बैठा था। यासिरो फिर फायर क्रैकर्स ले लेता है, पर तभी उस पर याटा अटैक कर देता है, पर यासिरो उसके अटैक से बच गया था। याटा फिर फोटो से अगेन कंपेयर कर देता है और उसके पास एक और भी फोटो थी। यासिरो फिर वहां से भागने लगता है क्योंकि याटा उसे मारने उसके पीछे पड़ा है। वो एक छोटे से ट्रक में बैठ जाता है, पर ट्रैफिक होने की वजह से वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाता और याटा एगन उस पर अटैक कर देता है, पर वो एगन उससे बच गया था। पर तभी वहाँ पर बाइक से और भी 2 लोग आ चुके थे, इसलिए यासिरो वहाँ पर एक एले से भागने लगता है। पर तभी आगे एक आदमी कुसानागी खड़ा हुआ था जो कि सिगरेट के फ्लेम का यूज़ करके यासिरो के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी वहाँ पर होर्डिंग वाला बंदा आता है और वो यासिरो को बचा लेता है और वो फिर याटा पर हमला करके उसे भी डाउन कर देता है और वो यासिरो को लेकर यहाँ से निकल भी जाता है। याटा पूछता है कि आखिर यह आदमी कौन था, तो कुसानागी कहता है कि ब्लैक डॉग, और ये भी कि उन्हें भी प्लान बी को फॉलो करना होगा। कूरो यहाँ पर यासिरो को एक बिल्डिंग का रूफटॉप पर लेकर आ गया था। यासिरो उसे शुक्रिया कहता है उसके जान बचाने के लिए, पर कूरो उसे रोकता है और कहता है कि वो फॉर्मर 7th किंग इचिगन मिवा द कलरलेस किंग का वेसल है और वो अपने फॉर्मर मास्टर के लास्ट विश के तौर पे इविल किंग को मार देगा। पर यासिरो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कूरो क्या कह रहा है। इतने में कंट्री के हर डिस्प्ले में एक वीडियो प्ले होती है जिसमें एक आदमी जो कि खुद को
जो कि खुद को कलरलेस किंग बता रहा था, वो एक आदमी तातारा तोसुका को मार देता है। और क्योंकि यासिरो कलरलेस किंग की तरह दिख रहा है तो सभी को लग रहा है कि वही किलर है। और अभी यहाँ पर कुरो यासिरो को मारना चाहता है क्योंकि वो एक किलर है और दोनों इतने ज़्यादा सिमिलर दिख रहे हैं कि यासिरो भी कंफ्यूज हो गया है। और ये सब देख कैट कहता लगे पड़े थे। यासिरो डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर कुरो इनविजिबल हैंड का यूज़ करके उसे पकड़ लेता है। यासिरो कहने लगता है कि उसने कुछ नहीं किया है, वो इनोसेंट है और क्या उसका मास्टर ने किसी इनोसेंट को मारने को कहा था। यह सुनकर कुरो उसे उतरता है पर फोटो देख उसे यासिरो पर शक हो रहा था। यासिरो कहता है कि हो सकता है कि वह बाहर से इनोसेंट नहीं लग रहा पर वो अंदर से बिल्कुल इनोसेंट है। पर कुरो बताता है कि उसका काम है एक आदमी को उनके एक्शन से जज करना। यासिरो उसे समझाने की कोशिश करता है पर कुरो मानने को ही तैयार नहीं था। यासिरो कहता है कि अगर वो किलर है भी तब भी कुरो कौन है जो कि उसे मारना चाहता है। सजा देने का काम तो कोर्ट का है। पर कुरो कहता है कि वह मास्टर को सर्व करता है ना कि किसी कंट्री को। यासिरो समझ आता है कि आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं होगा और वह गिव अप कर देता है पर कहता है कि उसकी एक आखिरी इच्छा है। वो अपनी छोटी बहन मारी को एक फेयरवेल लेटर लिखना चाहता है जो कि पैदा हुई थी एक इलनेस के साथ और वह हमेशा हॉस्पिटल में ही एडमिट रहती है। और वह मरने से पहले लेटर में लिखकर जाना चाहता है कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया है। और फिर वो लेटर को लिखकर कुरो को देता है और कहता है कि उसे लेटर को मेरी को पहुंचाना होगा। और कुरो भी थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया था पर वो लेटर खोलकर दिखता है जिसमें लिखा था। और तभी यासिरो कुछ फायर क्रैकर्स का यूज करके वहां से भाग निकलता है और ये सारी कहानी एक बनावटी कहानी थी। कुरो भी गुस्से में वहां से निकल जाता है पर यासिरो वहीं पर भालू में छुपकर बैठा हुआ था। पर वो जानता है कि नेक्स्ट टाइम कुरो उसे देखते ही मार देगा। कुछ देर बाद मिकोटो की टीम पूरे सिटी में बाउंटी नोटिस सर्कुलेट कर देती है कि जो भी इसे यानी यासिरो की जानकारी देगा उसे 10 मिलियन येन मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें यासिरो भी देख रहा होता है। इतने में लोगों के कॉल आने भी चालू हो जाते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि सब कुछ एक मजाक है या फिर सच। और मिकोटो की टीम फोन उठाकर कह रही थी कि हम होमरा बात कर रहे हैं। वैन के ऊपर एना बैठकर अपने साइकिक पावर का यूज करके यासिरो कहाँ पर है वह पता लगा लेती है। और कुसानागी ये मैसेज सभी को ही भेज देता है और ये भी बताता है कि ब्लैक डॉग यानी कुरो से दूर रहे क्योंकि वो कुरो के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। यासिरो मार्केट में ही था और वो अपने बाउंटी की बातें भी सुन रहा होता है और वो तभी वहीं पर कुरो को भी देखता है जो कि उसे ढूंढ रहा था। और तभी वहाँ पर याटा भी पहुँच चुका था। याटा कुरो से पूछ रहा था कि आखिर उसने यासिरो को कहाँ पर छुपा के रखा है। कुरो कहता है कि उसके पास उसके लिए कोई भी टाइम नहीं है। और बातों बातों में हम लोग जान पाते हैं कि मिकोटो की टीम को रेड क्लान कहाँ जाता है। तब यासिरो एक बिल्डिंग के रूफटॉप से कहता है कि कुरो नीचे क्या कर रहे हो, जल्दी से उस बच्चों को ख़त्म करो और ऊपर आ जाओ। मुझे पता है कि तुम उसे एक ही झटके में ख़त्म कर सकते हो। जिससे कि याटा गुस्सा हो जाता है और वह यह भी मान गया था कि दोनों एक ही टीम में है और इसलिए याटा कुरो के ऊपर अटैक भी कर देता है। कुरो पहले वॉर्न कर देता है कि वो कोई भी दया नहीं करेगा और फिर कुरो भी काउंटर करता है और उसके सर पर एक किक मार के एक होर्डिंग उसके ऊपर गिराकर वहां से निकल जाता है। पर वह रूफटॉप पर पहुंचकर देखता है कि यासिरो तो यहाँ से जा चुका था। पर हम लोग कुरो के पास एक बेज को देख पाते हैं। नेक्स्ट सीन में यासिरो डोर में वापस आ चुका था और वो कैट अभी भी उसके साथ ही है। यासिरो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर लोग उसे मारना क्यों चाह रहे हैं और आखिर उस वीडियो में भी कौन था। तब यासिरो देखता है कि वो कैट एक सुंदर से लड़की में बदल गई थी जिसने कि कोई कपड़े भी नहीं पहन रखे। लड़की बताती है कि वो एक कैट है और उसका नाम नेको है। यहाँ पर कुरो बैच का यूज करके स्कूल तक पहुँच चुका था और अंदर जाने के लिए वो जैसे ही पावर का यूज करने जा रहा था यूकी पूछती है कि क्या कोई मदद चाहिए। कुरो बताता है कि उसे यासिरो के पास जाना है तो यूकी कहती है कि वो उसका क्लासमेट है पर वो कुछ काम पर गया हुआ था पर वो वापस आ चुका होगा और वो कुरो को डोरम ले चलती जिसके लिए कुरो उसे शुक्रिया भी कहता है। यहाँ पर यासिरो बड़ा ही कंफ्यूज हो गया था पर वो पहले जैकेट देता है पहनने के लिए क्योंकि वो ही खुद काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रहा था। पर नेको मना करती है क्योंकि उसे बहुत ही अजीब लगता है। तभी कुरो यूकी के साथ आ चुका था और वो डायरेक्ट बालकनी से अंदर आ जाता है और वह बिल्कुल तैयार था यासिरो को मारने के लिए और वह अपना बैग बाहर ही भूल गया है। यासिरो यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था तब नेको सामने आ जाती है यासिरो को बचाने के लिए पर क्योंकि उसने कुछ भी पहना नहीं हुआ था तो कुरो अपना मुंह घुमा लेता है क्योंकि वो नेकेड है। और नेको इसी मौके का यूज़ करके यासिरो को लेकर कमरे से बाहर आ जाती है और फिर वो अपने एबिलिटी का यूज़ कर रही होती है जिससे कि हॉलवे एंड तक बहुत ही ईजिली वो पहुंच जाते हैं और फिर वो दोनों वहां से निकल भी आते हैं। कुरो भी पीछे पीछे आ ही रहा था पर तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा कैट अपेयर होता है
पर वो समझ गया था कि यह तो एक इल्यूजन है और वो कैट को बहुत ही जल्दी खत्म करके आगे जाने लगता है। नेको के तभी टकराने से एक लड़की के संतरे गिर जाते हैं तो यासिरो मदद के लिए रुकता है, जबकि उसके पीछे कुरो पड़ा हुआ है। पर नेको के एबिलिटी का यूज करने की वजह से यासिरो यहाँ पर भी बच जाता है, पर दोनों आगे आकर फंस गए थे क्योंकि यहाँ पर जाने का और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। पर तभी नेको एक और इल्यूजन का यूज करती है जिससे कि कुरो जाकर दीवार से टकराता है और उनकी पकड़ा पकड़ी ऐसे ही चलती रहती है। रात से लेकर अगले दिन सुबह भी हो जाती है और सभी लोग थक हार कर फाइनली यासिरो के कमरे में ही आकर रुके थे और अभी कुरो यासिरो को मारने ही जा रहा था। पर तभी नेको कहती है कि उसे बहुत ही भूख लगी है और यासिरो कुरो से कहता है कि क्यों ना पहले ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। और क्योंकि कुरो को भी भूख लगी हुई थी तो यही डिसाइड होता है। पर अभी नेको और यासिरो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर वो क्या बनाएंगे। अभी कुरो अपना सूटकेस निकालता जिसमें कि खाने बनाने की सारी सामग्री रखी हुई थी और फिर कुरो ही सभी लोगों के लिए खाना बनाता है और वह सभी एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट भी करने लगते हैं। अब हम लोग पहले एपिसोड के सीन को देखते हैं जहाँ पर कि मिकोटो और मुनाकाटा की टीम में फाइट होनी थी, पर मिकोटो ने बिना कुछ किए हथियार डाल दिए और अभी वो जेल में है और मुनाकाटा उसे बात करने के लिए आया हुआ है। मुनाकाटा मिकोटो का सर दीवार पर मारकर उसे उठाता है और कहता है कि मिकोटो के वेजमैन लेवल अपने लिमिट को पुश कर रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी गिर भी सकती है और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर से एक और बार कागुसो क्रिएटर देखने को मिल सकता है। मुनाकाटा बताता है कि अगर मिकोटो रेसिडेंस स्लेट से और भी ज्यादा पावर को ड्रॉ करता है तो उसे मारना ही होगा और कोई चॉइस नहीं है। पर मिकोटो इन सभी चीजों से इनकार कर देता है कि उसे नहीं पता है कि आखिर वो क्या कह रहा है। तो मुनाकाटा कहता है कि उसे कोई रास्ता ढूंढना ही होगा जिससे कि मिकोटो अपनी पूरी जिंदगी इसी कस्टडी में बिताए। मिकोटो खुद ही एक आइडिया देता है कि अगर मुनाकाटा दी ब्लू किंग यहाँ पर खुद 24/7 उसके ऊपर नजर रखता है तो वह यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि बीच बीच में मिकोटो वायलेंट हो जाता है और मुनाकाटा बस उसे सप्रेस कर सकता है। पर मुनाकाटा कहता है कि वो बहुत ही बिजी है और वो उसे सेम हवा में सांस लेना नहीं चाहता जिसमें कि मिकोटो सांस ले रहा है। मुनाकाटा इसके बाद अपने क्लासमेट सेरी से डिस्कस कर रहा था कि आखिर मिकोटो का क्या करना है, आखिर कैसे उसे हमेशा लॉक करके रखना है। सेरी आइडिया देती है कि अगर उनके पास मौका है तो उन्हें मिकोटो को मार देना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि मिकोटो कितना ज़्यादा वायलेंट हो सकता है और उन्हें ये चीज़ बहुत ही सफाई से करनी होगी। और ये आइडिया मुनाकाटा को पसंद भी आया था। मुनाकाटा फिर तातारा तोसुका के मर्डर में आखिर कौन से गन का यूज़ किया गया था उसके बारे में पूछने लगता है। सेरी बताती है कि ये एक मॉडिफाइड गन थी जो कि माफिया डीलर्स यूज़ करते हैं, पर उन डीलर्स का जो मेन लीडर हुआ करता था वो अचानक ही मिसिंग हो गया है और वो भी अपने ट्रक के साथ, जिसमें इतने सारे गन्स और एमोस थे कि उनका यूज़ करके एक गन शॉप को भी खोला जा सकता है। और अभी इस चीज़ पर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट कर रही है और मुनाकाटा लेवल रॉयल ब्लू को जारी करने को कहता है, जिससे कि इस केस को और भी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और सब कुछ किया जा सकेगा, क्योंकि वो लास्ट 2 हफ्तों में क्या क्या हुआ था सबको जानना चाहता है और आगे और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में भी सब जानकारी चाहता है। दूसरी ओर ब्लू क्लासमैन रेड क्लान के रिलीज किए हुए वीडियो और फिर उनके पास जो भी कॉल्स आ रहे थे उन सभी पर नजर रखे हुए थे और अभी तक उन्हें कोई भी लीड नहीं मिली है और उन्हें फिक्र है कि कहीं ग्रीन क्लान उनके आगे ना पहुंच जाए। तभी ब्लू क्लान के एक आदमी फुसीमी को कॉल आता है और वो कहीं पर जाने के लिए निकलता है। यहाँ पर कुसानागी अपने बार में था और एना भी बैठी हुई थी। कुसानागी सोच रहा था कि अगर ब्लैक डॉग यानी कुरो अगर उनके अपोजिशन को ज्वाइन करता है तो उनके लिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाएंगी और ऊपर से उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। इतने में याटा और इक्यो लड़ते हुए आते हैं जिससे कि बार में थोड़ा बहुत डैमेज हो गया था। कुसानागी गुस्से में दोनों को पकड़ता है क्योंकि उसने यह बार यूके से इंपोर्ट करवाई है और ये बहुत ही महंगा भी है। कुसानागी पूछता है कि आखिर दोनों फाइट क्यों कर रहे हो। याटा बताता है कि रिक्यो ने मिकोटो के बारे में गलत बोला है कि मिकोटो ने शायद ब्लू क्लान को ज्वाइन कर लिया है क्योंकि वो बिना कोई फाइट किए ही ब्लू क्लान के हाथों पकड़ा गया। कुसानागी बताता है कि आखिर मिकोटो ने ऐसा क्यों किया उसे इसका रियल रीजन पता है, पर उससे पहले दोनों को उसे माफी मांगनी पड़ेगी और दोनों माफी मांगते हैं, जिसके बाद कुसानागी बताता है कि मिकोटो ने जानबूझकर खुद को पकड़वा दिया ताकि उस पर नजर रखने के लिए हमेशा ही मुनाकाटा को वहां पर रहना पड़े और वो सभी लोग यहाँ पर इजीली मूवमेंट कर पाए। और फिर दोनों यासिरो और कुरो को ढूंढने निकलते हैं, पर सच तो यह है कि कुसानागी को भी नहीं पता है कि आखिर रियल रीजन क्या है। यहाँ पर यासिरो पूछ रहा था कि आखिर वो कौन थे जो कि उसे मारना चाहते थे। कुरो बताता है कि उनके फेलो क्लासमैन को मारा गया है इसलिए वो बदला लेना चाहते हैं और क्लासमैन वो होते हैं जो कि एक ही किंग को सर्व करते हैं और उनका किंग है मिकोटो द रेड किंग और वह सबसे ज्यादा वायलेंट है।
यासिरो कहता है अच्छा तो ये बात है, यानी कि वो मुझे किसी और से ही कंफ्यूज कर रहे हैं। पर कुरो कहता है कि नहीं, वो तुम ही हो जो कि किलर है और ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। इसीलिए यासिरो एक्स्ट्रा खाने लगता है ताकि ज्यादा टाइम मिल सके। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मिकोटो की टीम को मिसिंग गन डीलर्स का वेयरहाउस मिल चुका था, जिसकी जानकारी उन्हें कुसानागी नहीं दी थी। पर तभी वहां पर फुसुमी आता है जो कि एक समय पर मिकोटो के टीम में काम करा करता था, और वो एक ही झटके में सभी को मारकर किसी को कॉल पे बताता है कि उसे वेयरहाउस मिल चुका है। यहाँ पर यासिरो पूछ रहा होता है कि रेड क्लैन उसे मारना क्यों चाहती है। वो समझ गया है, पर आखिर कुरो उसे मारना क्यों चाहता है। कुरो बताता है कि यही उसके मास्टर इचिगन चाहते थे कि जो भी नेक्स्ट कलरलेस किंग बनेगा, अगर कुरो को लगता है कि वो इविल है तो कुरो उसे मार दे। और कलरलेस किंग इचिगन के पास फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की पावर थी। किंग एक्चुअली उन्हें कहा जाता है जिनके पास ग्रेट पावर होती है और वो नेचर के लॉ के पार जाती है, और एक किंग की पावर ही एक कंट्री को चलाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग जापान के प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो कि मुनाकाटा से सर कहकर बात कर रहे थे और उनके ऑर्डर्स भी ले रहे थे। फिर सेरी उन्हें रॉयल ब्लू का डॉक्यूमेंट देती है और ये भी बताती है कि अभी से यूसी की सिस्टम लागू हो रही है, किसी भी सिटीजन के पास कोई भी राइट्स नहीं होंगे। और वो ये सारी बातें डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुनाकाटे को रूल्स फॉलो करना पसंद है। यहाँ पर कुरो बता रहा होता है कि जापान एक डिफिडेंट नेशन से एक ग्रेट इकोनॉमिक पावर बस एक ही आदमी की वजह से बन पाया है, और वो है गोल्डन किंग, जो कि सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये फ़ोन भी गोल्डन किंग के कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है, और ऐसे और बहुत सी चीज़ें जो कि उनके अंडर में आती है। टोटल 7 किंग्स और 7 क्लान्स है जो कि किंग्स के नेचर को लेकर डिफर करती है, जैसे कि रेड क्लान को वायलेंस के साथ जोड़ा जा सकता है। तभी हम याटा को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को पीट रहा था क्योंकि वो याटा के बारे में जानकारी जमा कर रहे थे, और उन्हें पीटने के बाद याटा ऑर्डर देता है कि इन्हें बिना मारे जितना कुछ कर सकते हो करते रहो। यहाँ पर कुरो बताता है कि रेड क्लान के किसी भी आदमी को मारना किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी क्योंकि वो उसे कभी नहीं छोड़ते हैं। पर यासिरो बता रहा होता है कि उसने किसी को नहीं मारा है। वो उसे हम देखते हैं पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वहीं पर याटा और बाकियों के जाने के बाद फुसी में छुपकर वहाँ पर कुछ तो देख रहा था, और हम लोग उसके चेस्ट में होमरा का टैटू भी देखते हैं जो कि उसने मिटाने की कोशिश करी थी। तब एक और आदमी जो कि डांस कर रहा था, उसके पैरों के नीचे बस यासिरो की फोटोज थी। और अभी यहाँ पर खाना खाने के बाद कुरो कहता है कि चलो अभी तुम्हें मरना होगा। यासिरो उसे समझाने लगता है कि वो वीडियो फेक थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो क्या वो अभी तक छुप नहीं गया होता। कुरो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आखिर ये लड़की कौन है। तो यासिरो को भी ध्यान आता है कि आखिर ये है कौन। नेको बताती है कि वो एक कैट है जिसका नाम नेको है। कुरो सोचता है कि कहीं ये कोई स्ट्रेन तो नहीं। स्ट्रेन वो होते हैं जिनके पास नेचुरली स्पेशल पावर होती है, ना कि किसी किंग से मिली होती है। नेको बताती है कि उसे बस इतना पता है कि वो यासिरो की कैट है। यासिरो फिर कहता है कि वो खुद के इनोसेंस को प्रूव करना चाहता है कुरो के सामने और रेड क्लान के सामने कि उसने किसी को नहीं मारा है, और कुरो ये चीज़ अपने आंखों से देख सकता है कि आखिर यासिरो इविल है या नहीं। कुरो तब एक डिवाइस को निकालता है और यासिरो को एक बटन को प्रेस करने कहता है, और डिवाइस से वॉइस आती है कि किसी भी कंक्लूजन पर ऐसे ही मत जाना। एक्चुअली ये मास्टर इचिगन के वॉइस रिकॉर्डिंग्स है जो कुरो सुनता है जब भी वो किसी कंफ्यूजन में रहता है। और अभी वो यासिरो को एक मौका देता है अपना इनोसेंस प्रूव करने का, पर अगर कुरो को लगा कि यासिरो इविल है तो वो बिना कुछ सोचे ही उसे मार देगा। अभी उसी दिन कुछ समय के बाद कुरो तीनों के लिए लंच बना रहा होता है जो कि लेकर वो स्कूल जाएंगे, और इतना टेस्टी लंच देखकर यासिरो बहुत ही शौक हो गया था। फिर वो स्कूल पहुंचते हैं और कुरो ठीक यासिरो के पीछे ही बैठा हुआ था क्योंकि वो यासिरो को बैठकर इवेल्युएट कर रहा है कि आखिर वो इविल है या नहीं। टीचर आकर पूछते हैं कि आखिर ये कौन है, तो यासिरो कहता है कि न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट। तब नेको जो कि कैट बनी हुई थी वो भी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, और यासिरो उसे भी एक ट्रांसफर स्टूडेंट ही बताता है। और फिर लंच के टाइम पर यूकी देखती है कि यासिरो के पास खुद का लंच है, जो देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान हुई थी। यासिरो कहता है कि मेरी प्यारी वाइफ ने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी लंच बनाया है। तो कुरो गुस्से में कहता है कि मरना है क्या। कुरो फिर पूछता है कि क्या कोई लीड मिली है, तो यासिरो कहता है कि इमेज बहुत ही ब्लरी है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। फिर थोड़ी देर के बाद यासिरो का दोस्त मिसिना उसे एक वीडियो दिखाता है जो कि वही किलिंग की वीडियो थी, और मिसिना कहता है कि लगता है तुमने कोई क्राइम किया है, तो पुलिस के पास कब जा रहे हो। यासिरो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और वो मिसिना से वो वीडियो भी ले आता है जो कि बैठकर वो सभी लोग देखते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों के पास भी हो। उसके बाद सीन फोकस करता है ब्लू क्लान पर,
जो कि यासिरो को ढूंढने में लगी हुई थी और उस वीडियो को भी एनालाइज कर रही थी। और फिर उन लोगों को यासिरो के लोकेशन भी मिल जाती है। यहाँ पर यासिरो कह रहा था कि उस वीडियो में टाइम स्टैम्प लगा हुआ है December 7th 11:45 PM की। और यासिरो के कहने के मुताबिक वो तभी स्कूल में था, और अगर वो प्रूव कर देता है कि वो तभी स्कूल में ही था, किसी ने उसे देखा है, तो ये साबित हो जाएगा कि वो इनोसेंट है। कुरा बता देता है कि वो नेको की गवाही नहीं मानने वाला, और अगर नेको ने भी क्राइम में कोई हिस्सा लिया होगा तो उसे भी पनिशमेंट मिलेगी। यासिरो बताता है कि उन्हें उस दिन रात को स्कूल फेस्टिवल का काम करने के लिए परमिशन मिली हुई थी, और उस दिन स्कूल में बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हो रहे थे, तो कोई ना कोई तो होगा जो कि कंफर्म करेगा कि वो उसी दिन स्कूल में ही था। इतने में यूकी आती है जो कि उन्हें जल्दी करने कह रही थी। यासिरो कहता है कि उसे 7 दिसंबर के बारे में बात करनी है। यहाँ पर एना भी यासिरो को लोकेट कर लेती है, पर क्योंकि यह स्कूल है तो यासिरो को चुपके से जाकर पकड़ पाना मुश्किल होगा। पर याटा तो डायरेक्ट ही उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है बिना किसी के कुछ सुने बिना। अब 7 दिसंबर की वो रात मिसिना सभी लोगों के सामने यूकी को प्रपोज करता है, पर यूकी उसका प्रपोजल ठुकरा देती है, जिसका थोड़े समय के बाद ये फायरवर्क फेस्टिवल भी हुआ था। पर यूकी कहती है कि उसे याद नहीं है कि वहाँ पर तभी यासिरो था या नहीं। फिर वो चलते हैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि वही गए हुए थे मिसिना को नीचे उतारने के लिए, क्योंकि वो रिजेक्शन बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। पर प्रेसिडेंट को भी याद नहीं है कि वहाँ पर तभी यासिरो था या नहीं, और न्यूज़ आर्टिकल में भी बस 2 ही फोटोज है जिसमें कि यासिरो नहीं था। इसलिए वो न्यूज़पेपर क्लब के पास चलते हैं, जिन्होंने बहुत से फोटोज ली हुई थी। उस रात को आग भी लग गई थी और एक घोड़ा भी पागल हो गया था, तो उन्होंने बहुत सारी फोटोज ली हुई थी। और उनका कहना है कि अगर यासिरो वहाँ पर होगा तो वो किसी न किसी फोटो में तो आया ही होगा। पर यासिरो सभी फोटोज को चेक करता है, पर किसी भी फोटो में वो नहीं था, और इसलिए ही कुरो का शक अभी और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तभी यूकी आते जिसे कि कुछ सामान टीचर्स के ऑफिस में रखवाना था, और इसी से यासिरो को एक आइडिया आता है। वो टीचर से 7 दिसंबर को जो भी बच्चे स्कूल से बाहर गए हुए थे उनके डेटा को मांगता है, और टीचर उसे डेटा दे भी देते हैं। और यासिरो देखता है कि उस लिस्ट में उसके स्कूल से बाहर निकलने का कोई डेटा था ही नहीं, यानी कि वो स्कूल से बाहर गया ही नहीं, तो आखिर वो किसी का मर्डर कैसे करेगा। कुरो भी इसी के बारे में सोच रहा था, पर तब नेको को भूख लगी थी और वह यूकी के पास चलने को कहती है, जो टेस्टी चिप्स खिलाएगी कहाँ था। पर अब नेको को प्यास भी लगी थी, पर ना ही यासिरो के पास पैसे थे और ना ही पीडीए, इसलिए यूकी आकर पे करती है, और यहाँ पर यासिरो के पोल भी खुल जाती है। यासिरो अक्सर अपना पीडीए लाना भूल जाता है, पर वह स्कूल में एंट्री और एग्जिट बहुत ही इजीली साइड से कर पाता है, और कुरो कंफर्म हो जाता है कि वह मर्डर यासिरो ने ही किया है। यासिरो कहता है कि वह दूसरे प्रूफ ढूंढकर खुद को इनोसेंस प्रूफ कर सकता है, पर कुरो मानने को ही तैयार नहीं था। तब नेको सामने आ जाती है और कहती है कि यासिरो बहुत ही अच्छा इंसान है और वह यासिरो को कुछ भी होने नहीं देगी। और दोनों के चेहरे को देख कुरो को अपना बचपन याद आ रहा था, और वह उसे एक और मौका दे देता है। यूकी को तब याद आता है कि उस रात मिसिमा के प्रपोजल के बाद यूकी और यासिरो दोनों ने इस हॉल को ढूंढा था, और वो टाइम था रात के 12:30 बजे, क्योंकि तभी यूकी ने एक फोटो भी ली थी। और वो क्राइम सीन यहाँ से इतना ज़्यादा दूर है कि 1 घंटे में वहाँ से यहाँ पर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यानी ये बात प्रूव हो जाती है कि यासिरो ने किसी को भी नहीं मारा है। कुरो फिर इसके बाद स्कूल फेस्टिवल की सारी जिम्मेदारी ले लेता है, और वो जैसे कामों को मैनेज कर रहा था, टाइम से पहले ही काम पूरा हो जाएगा। पर यहाँ पर यासिरो डॉर्म वापस आया हुआ था, पर वो तो अपने यूनिफॉर्म क्लास में ही भूल गया है, इसलिए वो अपनी अलमारी खोलता है अपने स्पेयर यूनिफॉर्म के लिए। पर तभी अलमारी में वही ड्रेस थी जिसमें कि खून भी लगा हुआ था, जो कि उस लड़के ने पहना था जिसने कि तोत्सुका को मारा है। और ये देखकर यासिरो पूरा ही कंफ्यूज हो गया था कि आखिर यहाँ पर कैसे आया। तभी नेको यासिरो को स्कूल के लिए बुलाने आई थी, जो कि यूकी ने करने को कहा था, और यासिरो भी उसके साथ चल देता है क्योंकि वो नेको को कुछ भी बताना नहीं चाह रहा था। पर वो तो खुद समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और यहाँ पर स्कूल के एंट्रेंस में हम लोग याटा और इक्यो को देखते हैं, पर अभी उनके पास एंट्री के लिए कोई भी पीडीए नहीं है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग स्कूल फेस्टिवल को लेकर बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। तब कुरो देखता है कि यूकी का यूनिफॉर्म थोड़ा फट गया था, तो कुरो उसे सिलने लगता है। वहीं पर यासिरो पीछे बैठकर चीज़ों को समझने की कोशिश करने में लगा हुआ था। तब कुरो उसे ऐसे ना बैठकर कुछ काम करने कहता है, और यूकी भी उसे एक काम दे देती है। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि सेरी यासिरो की इन्फॉर्मेशन किसी और को दे रही थी, और फिर वो यासिरो के पास जा रहे थे, और वो फुसिमी को भी उनके साथ चलने कहती है। फुसिमी पूछता है कि अगर यासिरो रेजिस्ट करता है तो वो क्या करेंगे। सेरी कहती है कि तुम्हें पता है कि हम क्या करते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों ने 2 लड़कों से पीडीए छीन लिए थे, और वो गेस्ट बनकर एंटर कर जाते हैं,
और वो जब भी एंटर करते हैं तभी साइड से यासिरो बाहर आ जाता है और वो तीनों भी जा रहे थे कुछ फायर क्रैकर्स लाने जो कि यासिरो ने कुरो से बचने के लिए यूज़ कर दिए थे। स्कूल में अभी ब्लू क्लान भी आ चुकी थी और वह प्रिंसिपल से बात करते हैं कि उन्हें यासिरो की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर उन्हें ना ही नाम पता है और ना ही क्लास, तो ये चीज़ पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। पर तभी फुसिमी अकेले ऑफिस से निकल आता है। यहाँ पर याटा और रिक्यो पूछताछ कर रहे थे पर कोई भी जानकारी उन्हें नहीं मिलती और याटा इतना शर्मिला है कि वो लड़कियों से बिल्कुल भी पूछ नहीं रहा। हमें यह भी पता चलता है कि तोसुका के डेथ के बाद याटा रिवेंज के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गया है कि वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा। तभी फुसिमी और वो दोनों साइड से क्रॉस करते हैं पर वो एक दूसरे को देख नहीं पाते। फुसिमी उसके बाद स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस जाता है और वहाँ पर जो लड़की थी उसके आइडेंटिटी का यूज़ करके उसके पास है जो ब्लरी इमेज थी उससे सभी स्टूडेंट्स के फोटोज़ को मैच करने लगता है। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है और देखने पर ये याटा और रिक्यो थे जो कि पूछताछ कर रहे थे और अभी तक उन लोगों को यासिरो के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है और याटा यहाँ से बिल्कुल खाली हाथ जाना नहीं चाहता। तभी रिक्यो दो लड़कियों को देखता है और उनसे पूछने के लिए दोनों को पास बुलाता है पर वो दोनों डर के वहाँ से भाग जाती हैं और याटा रिक्यो को इसके लिए डांटता है कि लड़कियों से आकर ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तब फुसिमी वहाँ पर आता है और वह कहने लगता है कि तुम दोनों ज़रूर यहाँ पर छुप कर आए होगे क्योंकि कुसना तुम बेवकूफ़ों को कभी यहाँ पर नहीं भेजेगा। याटा यह बातें सुनकर बड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि धोखेबाज ज़्यादा बकवास मत करो। फुसिमी कहता है कि उसे जाना ही था क्योंकि वो बाकियों से बहुत ही अलग और बेहतर था। याटा को उसके बातों से गुस्सा आ रहा था पर रिक्यो उसे फाइट करने से मना करता है क्योंकि इसे कोई फायदा नहीं होगा। पर फुसिमी लगातार याटा को भड़काए जा रहा था उसके फर्स्ट नेम मिसाकी को लेकर और वह मिकोटो के बारे में भी बुरा भला कह रहा था और अभी इन बातों से याटा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और रिक्यो उसे रोकने की कोशिश करता है पर याटा हमला कर ही देता है और फुसिमी भी इसके लिए बिल्कुल तैयार था। एक दो हमला करने के बाद याटा कहता है कि तुम तो अभी पहले से भी बेकार हो चुके हो, पर फुसिमी कहता है कि अभी तो मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। याटा फिर अगेन हमला कर देता है पर सभी हमलों को फुसिमी बहुत ही इजीली रोक रहा था और फिर वो अचानक एक नाइफ का यूज़ करता है याटा के शोल्डर पर जिसका कोई भी जवाब याटा के पास नहीं था और वह वहीं पर थोड़ा गिर जाता है। फुसिमी कहता है कि मिकोटो के टीम से बाहर आने के बाद वो भी बहुत ही ज़्यादा पावर हो चुका है और वो तो अपने डुअल पावर को भी दिखाता है। रिक्यो याटा की हेल्प करने की कोशिश करता है पर फुसिमी ऐसा करने नहीं देता और कहता है कि तुम्हारे जैसे लूजर को इस फाइट से दूर ही रहना चाहिए और याटा भी बिल्कुल यही बात कहता है। फिर वो दोनों अपने पावर को रिलीज करने लग जाते हैं पर वो कोई हमला करते उससे पहले सेरी आकर इस बैटल को रोक देती है। सेरी फुसिमी पर गुस्सा करते यहाँ पर ऐसा बैटल करने के लिए। सेरी फिर कहती है कि दोनों इस बैटल को पोस्टपोन कर दो और वो याटा और रिक्यो को यहाँ से जाने को कहती है पर याटा ब्लू क्लान की किसी बात को मानने से मना कर देता है। इसलिए सेरी मिकोटो की एक इंटेल देती है, बताती है कि मिकोटो जेल में बस खाने की बुराई करता रहता है पर वो खाना खाने के बाद बिल्कुल एक बच्चे की तरह सो जाता है और ये बातें जानकर याटा वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अभी इतना तो पता है कि मिकोटो अभी ठीक है। और फिर स्कूल से निकलते हुए सेरी फुसिमी से पूछती है कि तुम्हें वहाँ पर क्या पता चला, क्योंकि सेरी को पता है कि फुसिमी डेटाबेस को चेक करने गया हुआ था पर फुसिमी मना करता है कि उसे कोई भी जानकारी नहीं मिली और ये सच बात है। दूसरी ओर याटा और रिक्यो अब भी स्कूल में ही थे और याटा यहाँ से कोई भी जानकारी लिए बिना जाना नहीं चाहता और फिर वो एक लड़की से यासिरो के बारे में पूछता है पर लड़की मना करती है कि वो ऐसे किसी को नहीं जानती और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि यूकी है। अब सीन शिफ्ट होता है पास्ट में एक बैटलफील्ड में जहाँ पर मिकोटो अच्छा खासा इंजर्ड हो रखा था। तभी मिकोटो को एक आवाज़ आती है जो कह रहा था कि तुम्हारे पावर्स डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, तुम्हारे पावर्स प्रोटेक्शन के लिए है। और इसके बाद उसे तोसुको का मर्डर भी दिखता है और फिर एना भी, और ये सब कुछ मिकोटो का एक नाइटमेयर था। अब नेक्स्ट सीन में तीनों ही कैफे में बैठे हुए थे और यासिरो सोच रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। कुरो कहता है कि अगर यासिरो ने मर्डर नहीं किया है तो शायद कोई है जो कि उसे फ्रेम कर रहा है। यासिरो को यहाँ पर कुछ बच्चों के फोटोज दिखते जो कि यहाँ पर रेगुलर ही आते हैं और यासिरो को यहाँ पर खुद की फ़ोटो नहीं दिखती जबकि वो भी बिल्कुल रेगुलर आता है और ये चीज़ कैफ़े के ओनर भी समझ नहीं पा रहे थे और अभी चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अब कुसनागी का बार होमरा, वहाँ पर सेरी आई हुई थी और सेरी कुसनागी से मिकोटो के प्लान के बारे में पूछ रही थी पर कुसनागी ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई फिक्र ही नहीं है जबकि उनका बॉस मिकोटो उनके एनिमी के हाथों में है। इसलिए सेरी का शक और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि उनका कोई ना कोई तो प्लान चल रहा है। सेरी आगे बताती है कि मिकोटो के वाइजमैन लेवल अपने लिमिट तक पहुंच चुकी है
जिसको लेकर कुसानागी को फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि इससे कागुसो क्रिएटर अगेन हो सकता है। और एक किंग के पास इतनी ज़्यादा पावर होती है कि अगर वो बेकाबू हो जाए तो ये पूरा देश खत्म हो सकता है, जैसा कि लास्ट टाइम भी हुआ था। कुसानागी कहता है कि शायद इसलिए ही वो अभी जेल में है, क्योंकि अगर वो अपने पावर के ऊपर से कंट्रोल खो देता है तो मोनाकाटा उसे सप्रेस कर देगा और वो फिर बड़े आराम से सो सकेगा। और फिर सेरी के जाने के बाद सीन शिफ्ट होता है 8 साल पहले। मिकोटो बार में बैठा हुआ था और वो दोनों एक मिडिल स्कूल लड़के की बात कर रहे थे जो कि कब से मिकोटो को स्टॉक कर रहा है, और वो कह रहा है कि वो मिकोटो की टीम में काम करना चाहता है। तभी कुसानागी को कॉल आता है जो कि उसी लड़के के बारे में था जिसकी किसी ने बहुत ही बुरी तरह पिटाई कर दी है, इसलिए वो अभी हॉस्पिटल में है। और वो दोनों ही हॉस्पिटल उसे देखने जाते हैं और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि तोत्सुका है। कुसानागी समझा देता है कि अगर वो मिकोटो के आसपास ऐसे ही घूमता रहेगा तो वो बार बार ऐसे ही पिटता रहेगा, पर तोत्सुका को तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। मिकोटो पूछता है कि यह हाल तुम्हारी किसने करी है। तोत्सुका कहता है कि बताने से पहले उसे एक फेवर चाहिए और मिकोटो इसके लिए मान जाता है। तो तोत्सुका कहता है कि मेरे पैर में बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है, तो क्या थोड़ा खुजा दोगे। मिकोटो खुजा तो देता है पर उसे पीट भी देता है। मिकोटो को जाने के बाद तोत्सुका कहता है कि मिकोटो आगे चलकर एक रियल किंग बनेगा और वो किंग्स वेसल। और अभी प्रेजेंट में तीनों मार्केट में थे, पर क्या सामान लाना है पढ़ने में नहीं आ रहा था, इसलिए कुरो कहता है कि यूकी को कॉल करते हैं, पर नेको मना करती है, कहती है कि उसे टेलीफोन पर बिल्कुल भरोसा नहीं, और वो फिर वहां से भाग भी जाती है। उसके जाने के बाद यासिरो यूकी को कॉल करता है, पर यूकी तो उसे पहचाने से ही मना कर देती है, कहती है कि वो किसी भी यासिरो को नहीं जानती। और ये बात है जब यासिरो कुरो को बताता है तो कुरो भी सोच में पड़ गया था कि आखिर ये क्या हो रहा है, पर क्योंकि नेको अभी बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी तो शायद उसने यूकी के साथ कुछ किया होगा, इसलिए कुरो कहता है कि स्कूल चल के पता करते हैं। पर यासिरो कहता है कि उसे एक और कॉल करनी है अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वही अभी श्योर नहीं है कि आखिर वो कौन है। फिर वो जब कॉल करता है तो वो नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता, जिससे कि यासिरो को बहुत ही बड़ा झटका लगा था। तब सीन फोकस करता है 3 साल पहले। मिकोटो बार में आया हुआ था पर बहुत ही स्ट्रेस में लग रहा था। वो तो ये भी कहता है कि आखिर वो एक किंग बना ही क्यों। तोत्सुका भी वहीं पर था और वो कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मिकोटो औरों से अलग है और उसका जन्म ही एक लीडर बनने के लिए हुआ है। और तभी तोत्सुका ने यह भी कहा था कि मिकोटो के पावर्स डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के लिए है। और अभी प्रेजेंट में यासिरो कह रहा था कि शायद वो नंबर भूल गया है, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कि पेरेंट्स ने नंबर चेंज कर दिया है, या फिर वो खुद ही झूठ कह रहा है। कुरो बताता है कि ये भी हो सकता है कि उसके मेमोरी में कोई प्रॉब्लम हो, पर यासिरो को तो सब कुछ याद है। इसके बाद 3 महीने पहले तोत्सुका बार में ही था और वो बाकियों के साथ बहुत ही मजे कर रहा था। मिकोटो और कुसानागी बात कर रहे थे कि आखिर तोत्सुका कितना ज्यादा अजीब है, उसे बाकियों की तरह फाइट नहीं आती, पर वो उनके साथ बिल्कुल घुल मिल गया है जो कि बस फाइट ही करना जानते हैं। तोत्सुका फिर बताता है कि उसने रिसेंटली एक ओल्ड स्टाइल कैमरा खरीदा है जिससे कि उसने बहुत सारी क्लिप्स ली हैं। इसके बाद वो एक गाना भी गाता है जो कि उसकी एक और हॉबी है। अभी प्रेजेंट में वो उस जगह पर आए हुए थे जहाँ पर कि यासिरो को लग रहा था कि उसका घर है, पर यहाँ पर तो एक फुटबॉल स्टेडियम है। कुरो कहता है कि शायद यासिरो खुद को जो समझ रहा है वो आखिर वो है ही नहीं, और यासिरो को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि शायद यासिरो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर आखिर वो कौन है वो खुद भी नहीं जानता है और वो ना ही कुछ समझ पा रहा है। और अभी 1 हफ्ते पहले जब तोत्सुका पर अटैक हुआ था और तोत्सुका ने कहा था कि उस पर कलरलेस किंग ने हमला किया है, और डॉक्टर्स पहुंच पाते उससे पहले तोत्सुका की डेथ हो गई थी, जिससे कि याटा रोने लगा था और उसी के कैमरा में उन्हें फुटेज मिली थी उसके मर्डर की। और अभी प्रेजेंट में कुरो बताता है कि यासिरो ने अब तक जो भी कुछ कहा है उसे सही से भरोसा नहीं हो रहा था, पर मास्टर इचिगन ने कहा था कि जो भी करना बिल्कुल सियोरिटी होने के बाद ही करना, इसलिए कुरो जब तक सच का पता नहीं लगा ले तो वो कोई भी एक्शन नहीं लेगा कहता है। वहीं पर नेको भी साइड में ही बैठी हुई थी। तभी अचानक स्टेडियम के लाइट्स ऑन हो जाती क्योंकि ब्लू क्लान यहाँ पर आ चुकी है, जिन्होंने पूरे स्टेडियम को कवर कर दिया है, और उन्हें लीड कर रही है सेरी जो कि उन्हें कस्टडी में लेने आई है। पर कुरो सरेंडर करने से मना कर देता है, इसलिए वो सभी सोर्स को निकाल कर तैयार हो जाते हैं और कुरो भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार था। पर तभी नेको अपने पावर्स का यूज करती जिससे कि सभी सिटी के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए थे, और नेको समय बर्बाद ना करते हुए यासिरो को लेकर वहां से भागती है और कुरो भी उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। पर ब्लू क्लान के लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर तभी सेरी चेक करती है कि यह तो एक इल्यूजन है जिसमें कि सेंसेस भी इन्वॉल्व है, इसलिए सेरी पैरामीटर्स को सील कर देने कहती जिससे कि वो सभी अगेन फंस गए थे।
इसलिए कुरो अभी फाइट के लिए तैयार हो गया था और सेरी उसे अपना सोर्ड को यूज करने कहती है, पर कुरो कहता है कि ये सोर्ड तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। सेरी फिर अटैक कर देती है और कुरो भी, और दोनों लगभग बिल्कुल बराबरी पर थे। फुसिमी ये देखकर कहता है कि लग नहीं रहा कि वो यहाँ पर जीत सकते हैं, इसलिए वो मुनाकाटा को बैटलफील्ड में जाने को कहता है। यहाँ पर दोनों के बीच में कड़ी टक्कर हो रही थी, पर तभी आसमान में पिक्सल्स बनने लगते हैं और वहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेट्स भी आ चुका था, जिसका मतलब यह है कि मुनाकाटा आ रहा है। मुनाकाटा सेरी को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी वजह से मुनाकाटा को सब कुछ समझ में आ चुका है। मुनाकाटा पहले अपने पावर्स का यूज करके नेको के इस इल्यूजन को तोड़ता है और नेको भी इस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी थी और मुनाकाटा ने ऐसा ही कुछ हुआ होगा शक किया था। स्ट्रेंस एक एरिया के अंदर इंसानों के सेंसर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं और उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इवन मेमोरी के साथ भी वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब मुनाकाटा को देख दोनों सरेंडर कर चुके थे, पर कुरो नहीं, और कुरो तो दोनों को यहाँ से भाग जाने कहता है और वह खुद यहाँ पर मुनाकाटा को रोकेगा और नेको भी यासिरो को लेकर वहाँ से भागती है। मुनाकाटा कहता है तो तुम खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हो। मुनाकाटा फिर कुरो के सोर्ड कोटोवारी को पहचान लेता है, जो कि पहले 7th किंग इचिगेन यूज किया करते थे, और मुनाकाटा ये भी कहता है कि कुरो इस सोर्ड का यूज करके उसका कुछ भी बिगड़ नहीं पाएगा। तो कुरो कोशिश करता है पर बिना सोर्ड के ही, और मुनाकाटा को वो टच भी नहीं कर पाता। मुनाकाटा कहता है कि चलो अपने सोर्ड का यूज कर ही लो, पर कुरो सोर्ड का यूज नहीं करता और वह ऐसे ही अटैक्स को जारी रखता है। तो मुनाकाटा कहता है कि अगर वो सोर्ड का यूज नहीं करता है तो मुनाकाटा कुछ भी कर सकता है, इवन उसके डेथ भी हो सकती है। और इन हमलों से कुरो भी बहुत ही थक चुका था, पर वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। कुरो फिर अचानक ही अटैक करता है, पर वह फिर पिट जाता है। यहाँ पर नेको यासिरो को लेकर जा रही थी, पर यासिरो को कुरो की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है। मुनाकाटा उस पर पैर रखकर पूछता है कि क्या यासिरो ही न्यू कलरलेस किंग है, जो कि सबसे ज्यादा वीकेस्ट है, पर वो किस तरफ जाता है इसे पावर बैलेंस का डिसाइड होगा, और इसलिए ही मुनाकाटा यासिरो के पीछे पड़ा है। कुरो बताता है कि मास्टर इचिगेन ने उसे यासिरो को इवैल्यूएट करने भेजा है, और वो जब तक कोई भी डिसीजन नहीं ले लेता वो किसी और को यासिरो को टच करने तक नहीं देगा। मुनाकाटा बताता है कि यही यासिरो का प्लान है, वो ना ही इविल बनेगा और ना ही गुड, जिससे कि कुरो कभी कोई फैसला कर ही नहीं पाएगा और वह हमेशा ही उसके बॉडीगार्ड के तौर पे ही काम करेगा। और उसके पास एक स्ट्रेन भी है जिसकी वजह से वो बहुत ही इजीली लोगों को डिसीव कर सकता है, यानी कि वो सभी यासिरो के सामने एक पपेट है। और कुरो को भी लग रहा था कि शायद मुनाकाटा सही कह रहा है। तब यासिरो वापस आ जाता है तो कुरो उसे यहाँ से भाग जाने कह रहा था, पर यासिरो कहता है कि वो अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर भाग नहीं सकता है। यासिरो आगे कुरो से माफी मांगता है और बताता है कि वही कलरलेस किंग है, और वो अपने स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेट्स को दिखाता है, जो तक सभी बिल्कुल चौंक गए थे। मुनाकाटा और यासिरो फिर अटैक्स में बिजी हो जाते हैं और कुरो मौका देकर मुनाकाटा को पंच करके वहां से भाग जाता है। मुनाकाटा फिर कह रहा था कि हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया, और अभी स्टेडियम से थोड़ी दूर आकर वो तीनों ही बैठे हुए थे। यासिरो फिर नेको को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसी की इल्यूजन की वजह से वो सभी लोग वहां से बचकर निकल पाए। बातों बातों में कुरो बताता है कि नेको के पास ऐसी पावर्स है जिससे कि वो झूठी मेमोरीज को भी क्रिएट कर सकती है, जैसे दो जानी दुश्मन को ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल पक्के दोस्त हैं। और अभी यासिरो को समझ आ जाता है कि उसका स्कूल, उसके सारे मेमोरीज, उसका दोस्त, सब कुछ एक झूठ था। इसलिए यासिरो अभी नेको को यह स्पेल तोड़ देने को कहता है, जिसके बाद ये भी पता चल जाएगा कि वो एक इविल है या नहीं, यानी कि उसने मर्डर किया है या नहीं। कुरो कहता है कि उसे अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो इविल निकलता है तो कुरो उसे यहीं पर मार देगा। पर यासिरो पूरा श्योर था, पर कुरो ये भी कहता है कि वो ये कुछ करने से पहले डिस्कस कर सकते हैं। पर यासिरो कहता है कि वो और डिले करना नहीं चाहता है, वो इसे बिल्कुल थक चुका है और वो सब कुछ खत्म करना चाहता है। और नेको को फोर्स करने पर वो स्पेल को रिवाइंड करने लगती है, जिसमें कि हम लोग ये भी देखते हैं कि आखिर नेको किस तरह स्कूल में गई हुई थी, और वह स्कूल के पीटी रूम में थी जहाँ पर पहली बार उसकी मुलाकात यासिरो से हुई थी। एक्चुअली तब यासिरो आसमान से आकर गिरा था और यह होल उसी की वजह से हुआ है, पर तभी यासिरो को कुछ भी याद नहीं था। नेको पहले तो डरी थी, पर वो जल्दी फ्रेंडली भी हो गई थी। थोड़ी देर में वहाँ पर यूकी आती है और तभी नेको ने अपने पावर का यूज़ किया था, जिससे कि यासिरो इसाना बना और यूकी भी उसे पहचानने लग गई जैसे कि दोनों स्कूल के ही दोस्त हो। और यहीं से यूकी ने मेमोरीज में छेड़छाड़ करी थी, पर यासिरो कहता है कि वो इससे पहले की मेमोरी देखना चाहता है कि आखिर तभी क्या हुआ था। पर नेको डर रही थी कि ऐसा करने से हो सकता है कि यासिरो बनकर ना रहे और उसे दूर चला जाए। पर यासिरो कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो हमेशा ही उसका यासिरो बन के ही रहेगा। जिसके बाद नेको उसके पास्ट मेमोरीज को लाने की कोशिश करती है,
जिसमें कि हम लोग यासिरो को एक एयरशिप से लटका हुआ देखते हैं और वहीं पर वाइजमैन भी था जिसको कि हम लोगों ने पहले देखा था और वही यासिरो को एयरशिप से धक्का दे देता है। पर अभी यासिरो को याद नहीं आ रहा है कि आखिर वो आदमी था कौन, पर अभी उसे वही एयरशिप दिखती है जो कि उनके ऊपर से ही जा रही थी। और अभी नेक्स्ट डे तीनों उसी ब्रिज के नीचे बैठे हुए थे जिसका यूज करके उसी के स्कूल आसिना का हाई स्कूल जाया जा सकता है। कुरो कहता है कि उनका यहाँ पर आना सही नहीं है क्योंकि ब्लू क्लान को इसके बारे में पता है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। पर नेको कहती है कि यहाँ पर आना बिल्कुल सही है क्योंकि ये उनका घर है। यासिरो भी कहता है कि हो सकता है कि उसके सारी मेमोरीज झूठी हो, पर जो पल उसने यहाँ पर बिताए हैं वो बिल्कुल रियल थी और वो इसे अपना घर कह सकते हैं। ऑल्दो बहुत सी चीजें उसे अभी तक नहीं पता है पर वो पता करके ही रहेगा। और अभी नेक्स्ट सीन में सेरी मुनाकाटा के ऑफिस में बैठी हुई थी और वो बता रही थी कि फुसिमी के लीडरशिप में जो टीम यासिरो को ढूंढने के लिए निकली हुई थी उन्हें अभी तक यासिरो नहीं मिला है, पर वो अभी तक कोशिश करते जा रहे हैं। पर क्योंकि यासिरो के पास कुरो और नेको है तो उसे पकड़ पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। तभी फुसिमी आकर इन्फॉर्म करता है कि उनके एक टीम मेंबर के ऊपर अटैक हुआ है जो कि किया है कुरो ने, पर वहां पर बस कुरो ही था, बाकी दो नहीं। और ये भी कि उसकी पीडीए चोरी हो गई है। मुनाकाटा कहता है कि यह कोई अटैक नहीं बल्कि एक कॉन्टैक्ट था और वह फुसिमी को अटैक लोकेशन को अच्छे से देखने कहता है। और फुसिमी को वहां पर चिट्ठी मिलती जिसमें कि 2 बजे का टाइम लिखा हुआ था और वो सभी बैठकर 2 बजने का इंतजार करने लगते हैं और सभी फोर्सेस को डेवलपमेंट के लिए रेडी रहने भी कहते हैं। और 2 बजते ही यासिरो का कॉल आ जाता है मुनाकाटा के पास और मुनाकाटा ने ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया था और कॉल आते ही सेरी यासिरो का लोकेशन ट्रैक करने में लग जाती है। यासिरो आगे बताता है कि सिटी के ऊपर जो एयरशिप उड़ता रहता है उसमें जो आदमी है वो मर्डर इंसिडेंट से रिलेटेड है, तो मुनाकाटा को उसे अरेस्ट करना होगा। पर मुनाकाटा कहता है कि ऐसा करना मुश्किल होगा। यासिरो बताता है कि अगर मुनाकाटा एयरशिप में जो आदमी है उसे नीचे ले आता है तो यासिरो आकर उसे कुछ सवाल पूछना चाहता है, जिसके बाद यासिरो खुद ही कोई उनके सामने सरेंडर कर देगा। इसी के साथ ब्लू क्लान फुसिमी के साथ निकल चुके थे यासिरो को पकड़ने। यहाँ पर मुनाकाटा यासिरो के शर्तों को मान लेता है, पर वो ये भी कहता है कि वो आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो फर्स्ट एंड द सिल्वर किंग एडोल्फ के वाइजमैन है। मुनाकाटा उसे पकड़ तो लेगा पर यासिरो, कुरो और नेको तीनों को ही उसके सामने आकर सरेंडर करना पड़ेगा, जिसके बाद वो जो भी कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। यहाँ पर फुसिमी और कुछ लोग यासिरो के लोकेशन पर पहुंच चुके थे और वो हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, पर वो जैसे ही चेक करते हैं तो यहाँ पर यासिरो था ही नहीं। यहाँ पर एक ट्रांसमीटर और एक फोन रखा हुआ था जिसका यूज करके यासिरो बातें कर रहा था, क्योंकि वो तीनों तो अभी एक कार्गो बोट में है और वो बच पाए क्योंकि कुरो ने फुसिमी को आते हुए सेंस कर लिया था। यासिरो अब कहता है कि उन्हें नेक्स्ट लोकेशन पर जाना चाहिए और नेको उन्हें वहां पर गाइड करेगी। यहाँ पर ब्लू क्लान बहुत ही बिजी थी क्योंकि वो वाइजमैन को कस्टडी में लेने जा रहे हैं जो कि हिमरेक एयरशिप में है और कागोसु क्रेटर इंसिडेंट के बाद ये ब्लू क्लान का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। यहाँ पर सेरी बता रही होती है कि उन्होंने वाइजमैन को मैसेज भेजी है और वो भी 3 बार, पर कोई भी रिप्लाई अभी तक नहीं मिला है। पर क्योंकि उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है वो अभी कस्टडी में लेना शुरू करेंगे, पर रूल्स के हिसाब से उनके पास वाइजमैन को अरेस्ट करने की कोई भी ताकत नहीं है, इसलिए उन्हें सेकंड एंड गोल्ड किंग से परमिशन लेनी पड़ेगी। पर मुनाकाटा जानता है कि गोल्ड किंग कभी उन्हें परमिशन नहीं देगा, तो जब तक गोल्ड किंग आकर उन्हें नहीं रोकता है उनसे जो भी हो सकेगा वो करेंगे सिल्वर किंग को पकड़ने के लिए। मुनाकाटा आगे बताता है कि वो ये सब कुछ यासिरो के रिक्वेस्ट की वजह से कर तो रहा है, पर कुछ समय से उसने सिल्वर किंग के सस्पिशियस बिहेवियर को नोटिस किया है। पर फुसिमी बताता है कि सिल्वर किंग तो हमेशा ही आसमान में रहता है, तो आखिर वो ग्राउंड में क्या हो रहा है उसे कैसे रिलेटेड हो सकता है। मुनाकाटा बताता है कि पिछले कुछ दशकों से सिल्वर किंग का एयरशिप एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करता था, पर कुछ दिनों से एयरशिप ने एक डिफरेंट पाथ को चूज किया है। पुकेटा एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करी थी और उन्होंने भी यही बात कंफर्म करी है कि उसका पाथ चेंज हुआ है और जिस दिन मर्डर हुआ था ये उसी दिन से चेंज हुआ है और कल ये एयरशिप स्टेडियम के ऊपर से गया हुआ था। मुनाकाटा फिर मिशन को स्टार्ट करने का ऑर्डर दे देता है, पर यह भी कहता है कि वो पहले सिल्वर किंग को एयरपोर्ट में उतर कर सरेंडर करने कहेंगे, पर अगर वो नहीं मानता है तो वह फर्दर एक्शंस लेंगे। और इस मिशन को अंजाम देने के लिए ब्लू क्लान की एयरफोर्स भी बिल्कुल तैयार है और कुरो, यासिरो और नेको वहीं पर छुपे हुए थे और यासिरो कहता है कि उन्हें भी नेक्स्ट मूव को शुरू कर देना चाहिए। फुसिमी नेक्स्ट सीन में बताता है कि अगर एयरशिप उनके बातों को नहीं मानता है तो वह मुनाकाटा के ऑर्डर का वेट करेंगे, जिसके बाद वो अटैक कर देंगे। और चॉपर्स को आता हुआ देख वाइजमैन कह रहा था कि अब तो पार्टी करनी ही पड़ेगी और वो उस लड़की के साथ डांस भी करने लगता है और वह फिर उसे साइड में फेंक कर चॉपर्स को कहता है कि मेरे पास आ जाओ।
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो तीनों ही एक चॉपर में बैठे हुए थे और वह ब्लू क्लान के एयरफोर्स के साथ फ्लाई कर रहे हैं। कूरो बता रहा था कि उसने मास्टर इचिगन से इतना सुना है कि सिल्वर और गोल्ड किंग स्पेशल है, पर क्योंकि सिल्वर किंग ज्यादा मिस्टीरियस और पहले आया था तो वह फर्स्ट किंग है, और फर्स्ट किंग होने की वजह से उसने आसमान को टेक ओवर किया है और गोल्ड किंग ने पूरे ग्राउंड को। और अभी उनका प्लान है एयरशिप में जाकर सिल्वर किंग को पकड़कर वहां से निकल जाना, पर क्योंकि नेको बहुत ही बेचैन हो चुकी थी अब वो चॉपर से ही एयरशिप पर अटैक करने के लिए जाने लगती है। पर तभी सिल्वर किंग कुछ करता है जिससे कि पूरे एयरशिप में ही आग का एक कवर बन चुका था और वो तीनों जा रहे थे उसी आग के गोले से टकराने। अब जनवरी 1945 को हम लोग वाइजमैन को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट है और उसने स्लेट का यूज करके एक माउस पर एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके बाद अभी दूसरा माउस भी मान रहे हैं, बिल्कुल एक आर्मी की तरह, यानी ये एक सुपर ह्यूमन की आर्मी है। पर वाइजमैन कहता है कि वो ये सब कुछ कर रहा है खुशी के लिए। तब वाइजमैन की सिस्टर आती है जो जैपनीज लेफ्टिनेंट कोकुजोजी से बात करती है, जिन्हें के वाइजमैन अपना एक्सपेरिमेंट दिखा रहा था। और क्योंकि ये समय वर्ल्ड वॉर का है तो उस रात को पूरे शहर के ऊपर बॉम्ब्स गिराए गए थे। और नेक्स्ट डे कोकुजोजी जाकर देखते हैं कि वाइजमैन के सिस्टर की डेथ हो गई है, जिससे कि वाइजमैन बहुत ही ज्यादा दुखी था। अब 1945 अप्रैल को वॉर खत्म हो चुकी थी और वाइजमैन कह रहा था कि उसके लिए भी सब कुछ खत्म हो चुका है और वो फिर अपने एयरशिप में चला जाता है। और अभी प्रेजेंट डे में कल रात के इंसिडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन जारी हो चुकी है और यहाँ पर अभी एक दूसरा क्लान भी आ चुका है और मुनाकाटा को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। कहा जाता है कि उसागी यहाँ पर आ चुके हैं। दूसरी ओर चॉपर में इंसिडेंट के बाद कोई भी नहीं मिला है। तब सेरी को इन्फॉर्म किया जाता है कि चॉपर का क्रू मिल चुका है जो कि एयरपोर्ट में ही थे और उन्हें लास्ट याद है कि वो चॉपर में जा रहे होते हैं पर वो बेहोश हो गए थे। और अब नेक्स्ट सीन में स्कूल के सभी स्टूडेंट्स फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। तब मिसना को मौका मिलता है यूकी के साथ मिलकर काम करने का, जिससे कि वो काफी खुश हो गया था और वो सभी बात कर रहे होते हैं कि उन्हें एक रूम खाली मिली है जहाँ पर वो कॉस्ट्यूम्स को रखेंगे और वो इजीली शो के टाइम पर चेंजेस कर पाएंगे। और यह रूम था यासिरो का जो कि उन्हें दिया गया है, क्योंकि अभी यासिरो की मेमोरीज तो उनके दिमाग से मिट चुकी है, पर उन्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा था कि यहाँ पर कौन रहता था, पर उन्हें कुछ ठीक से याद नहीं आता। और अब नेक्स्ट हम लोग गोल्ड किंग को देखते हैं जिसके पास वाइजमैन की बॉडी थी और तभी मुनाकाटा भी वहीं पर आता है और तब मुनाकाटा भी वहां पर आता है, जिसके आते हैं गोल्ड किंग फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। पर मुनाकाटा बताता है कि वो यहाँ पर बातें करने आया है, जिसके बाद गोल्ड किंग नॉर्मल हो जाते हैं। मुनाकाटा बताता है कि सारे किंग्स की ओरिजिन ही वाइजमैन है क्योंकि वही फर्स्ट किंग था और एक इमोर्टल किंग जो कि कब से अपने प्राइम में है, जहाँ पर कि उसकी उम्र एक भी साल नहीं बढ़ी, वो ऐसे अचानक ही मारा गया। इसको लेकर मुनाकाटा के मन में बहुत से सवाल हैं, इसलिए वह वाइजमैन को पास से देखना चाहता है और गोल्ड किंग भी उसे परमिशन दे देते हैं कि वो देख सकता है। और अभी नेक्स्ट सीन में मुनाकाटा पास से देखकर बाहर आ चुका था और वो सभी फोर्सेस को रेडी रहने कहता है। दूसरी ओर मिकोटो के सेल में एक लैंडलाइन आती है जिसमें कि कॉल भी आ रही थी और फिर कॉल अपने आप ही पिक होती है और यह था यासिरो जो कि बता रहा था कि वही है जिसने तोसुका को मारा है। आगे वो कहता है कि वो बाकियों को भी मार देगा जैसे कुसानागी और याटा, और वो तो एना को लेकर भी बुरी बुरी बातें कहने लगता है जिससे कि मिकोटो ट्रिगर हो जाए, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। पर मिकोटो अभी यासिरो को ट्रैक डाउन कर देता है कि वो तो उसी के कमरे में ही है और मिकोटो यहाँ से अपने पावर का यूज करता है जिससे कि यासिरो के कमरे में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जो कि वो चारों भी देख पाते हैं और एक मास्क आकर नीचे गिरती है जो कि यासिरो ने पहनी हुई थी कॉल करते समय। और क्योंकि मिकोटो को अभी लोकेशन मिल चुकी थी, मिकोटो सेल तोड़कर बाहर आना शुरू करता है, पर पूरी कोशिश करी जाती है उसे रोकने की, पर वो रोक नहीं पाते। मिकोटो बहुत ही इजीली तोड़ते हुए बाहर आ जाता है जहाँ पर फुसिमी खड़ा हुआ था, पर वो कुछ नहीं करता क्योंकि उसे कोई ऑर्डर नहीं दिया गया। तब सेरी जो कि फोर्सेस के साथ गेट पर खड़ी हुई थी वो मिकोटो को सरेंडर करने कहती है क्योंकि वो अभी भी उनके कस्टडी में है। पर जब मिकोटो उसके बातों को नहीं मानता, सेरी उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर उसका कोई भी असर मिकोटो के ऊपर होता ही नहीं। मिकोटो तब अपने पावर को रिलीज करने लगता है। जो तक फुसिमी आगे आता है और वो सेरी को प्रोटेक्ट करता है, पर फिर भी सेरी को डैमेज हुआ था जिससे कि वो डाउन भी हो गई थी। पर फुसिमी अभी तक होश में था, पर वो कुछ नहीं करता और वो मिकोटो को जाने देता है और गेट के बाहर ही पूरी रेड क्लान उसका स्वागत के लिए खड़ी हुई थी और वो सभी निकल पड़ते हैं यासिरो को पकड़ने उसका स्कूल में। और अगले ही सीन में यासिरो के स्कूल के ऊपर स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी दिखती है, जिसके तुरंत बाद स्कूल के ऊपर अटैक भी हो जाता है क्योंकि पूरी की पूरी रेड क्लान यहाँ पर आ चुकी है, जिन्हें देखकर सभी बच्चे डर के मारे भाग रहे होते हैं। मिकोटो उन्हें रोकने और कुछ डैमेज करता है और कुसानागी माइक पर बताता है कि
वो किसी को यहाँ पर हर्ट करने नहीं आए हैं, वो किसी को लेने आए हैं जिसको लेकर वो यहाँ से चले जाएंगे। तो अगर वो सभी कोऑपरेट करते हैं तो ये चीज़ बहुत ही जल्दी हो जाएगी। मिकोटो फिर साइड में चला जाता है और कुसानागी को कहता है कि उसे पकड़ लेना, और कुसानागी पूरे रेड क्लान को ऑर्डर देता है पूरे स्कूल में यासिरो को ढूंढने की, और वो स्कूल में इमेज भी सर्कुलेट कर देते हैं ताकि यासिरो जल्दी ही मिल जाए। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि कुसानागी और एना प्रेसिडेंट रूम में बैठे हुए थे, तब याटा कॉल करके बताता है कि वो आ चुके हैं, और कुसानागी पूरे रेड क्लान को अनाउंस करके बताता है कि ब्लू क्लान यहाँ पर आ चुकी है, इसीलिए वो आउटसाइड की सिक्योरिटी और भी ज़्यादा टाइट कर देते हैं। और एना पूरी श्योर है कि यासिरो अभी इसे स्कूल में ही है, पर वो कहाँ पर है एना उसे पिन पॉइंट नहीं कर पा रही। यहाँ पर ब्लू क्लान ब्रिज के स्टार्टिंग में खड़ी हुई थी, और तब नेको अपने पावर का यूज़ करके कुछ तो करती है। वहीं पर सेरी मुनाकाटा से माफिया मांग रही थी, कह रही थी कि उसकी वजह से मिकोटो यहाँ पर बाहर आकर इतना सब कुछ कर पा रहा है, और वही इसके सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। मुनाकाटा फिर बाहर आकर कहता है कि अभी इस आइलैंड पर मिकोटो का कब्जा है, जो कि यासिरो के पीछे पड़ा हुआ है, पर प्रॉब्लम यह है कि यासिरो भी एक किंग है, और सभी कलरलेस किंग के पास एक यूनिक पावर होती है जो कि तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वो दिखाता नहीं। जैसे कि इचिगेन के पास फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की पावर थी, और अभी इसी वजह से ये सिचुएशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, और वो श्योर नहीं है कि वो कलरलेस किंग को पकड़ भी पाएंगे या नहीं। तो इसलिए उनकी प्रायोरिटी मिकोटो को रिस्ट्रेन करना है, और हो सकता है कि इसकी वजह से ब्लू क्लान और रेड क्लान के बीच में एक ऑल आउट वॉर हो सकती है। मुनाकाटा फिर कहता है कि सेरी मुझे तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है। तब स्नोफॉल होने लगती है, और थोड़ी देर के बाद एना मिकोटो के पास आती है जो कि सोया हुआ था, और एना भी उसके पास आकर सोती है क्योंकि मिकोटो के पास होने से गर्माहट महसूस होती है। वहीं पर कुसानागी कॉल पर एक लड़की से बातें कर रहा था, और वो कुछ डिस्कस कर रहे थे जो कि वो सीक्रेट ही रखते हैं। फिर वो रूफटॉप में आकर याटा को बुलाता है, और अभी याटा से पूरे सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी ले लेता है, और कहता है कि अगर ब्लू क्लान यहाँ पर अटैक कर देती है तो यहाँ पर एक ऑल आउट वॉर हो सकती है। पर याटा तो यही चाहता है कि एक फाइट हो ही जाए, पर कुसानागी उसे अपने इमोशंस पर काबू रखने को कहता है, क्योंकि वो जब भी फुसिमी को देखता है याटा काबू से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो दोनों पहले पार्टनर हुआ करते थे और फुसिमी ने ही धोखा दिया था, ऐसा याटा मानता है। कुसानागी फिर याटा को भी कुछ बताता है जो कि वो उसे अभी के लिए सीक्रेट रखने को कहता है। और अभी पास्ट में फुसिमी याटा को इन्फॉर्म करता है कि वह ब्लू क्लान को ज्वाइन कर रहा है। वो तो इसे एक धोखे की तरह देख रहा था, और ये टैटू जो कि उनके लॉयल्टी को दिखाती है, फुसिमी इसे भी बिगाड़ देता है और कहता है कि वो रेड क्लान का गैंग वॉर्स में ना रहकर लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता अपने पावर्स का यूज़ करके। पर याटा गुस्सा होकर कहता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है जबकि मिकोटो ने उसे सड़क से उठाकर इतना बड़ा किया था, और वो ये भी कहता है कि वो एक दिन फुसिमी को मार देगा। अभी प्रेजेंट में कुसानागी मिकोटो से बात करने आया था, कहता है कि क्या बस ऐसे ही वेट करना सही रहेगा। कुसानागी आगे बताता है कि तोसुगा ने मिकोटो में कुछ तो ऐसा देखा था जिससे कि उसे बहुत पहले लगा था कि मिकोटो आगे चलकर एक रियल किंग बन पाएगा, पर तभी उस समय पर कुसानागी का मानना था कि मिकोटो किंग बनने के लिए फिट नहीं बैठता है, क्योंकि वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर हुआ करता था। पर मिकोटो जब से ही किंग बना है उसने अपने गुस्से को ही त्याग दिया है और बस अपने लोगों को ही प्रोटेक्ट करने में लगा रहता है, और वो अपने मेंबर्स को ऐसा फील करवाता है कि वो सभी लोग एक हैं। कुसानागी फिर एना को उसके साथ आने कहता है क्योंकि मिकोटो का कुछ काम करना बाकी है, और वह मिकोटो को कहता है कि कोई उससे मिलने आया है, और मिकोटो भी कहीं पर जाने के लिए निकलता है। और हम लोग देखते हैं कि वो मुनाकाटा से मिलने के लिए आया हुआ था, यानी तभी कुसानागी को कॉल सेरी ने ही किया था। दोनों फिर एक साथ बैठते हैं और मुनाकाटा डायरेक्ट ही कहता है कि इस आइलैंड पर अपना कब्जा छोड़ दो, और मुनाकाटा पूरी कोशिश करेगा अब तक मिकोटो ने जो भी कुछ किया है उसे अनदेखा करने की, क्योंकि इसमें बहुत से इनोसेंट बच्चों की जान खतरे में है। पर मिकोटो मना कर देता है। मुनाकाटा एश्योर करता है कि वो तोसुगा के किलर को पकड़ेगा, और मिकोटो जिस तरह चाहता है उसी तरह उस किलर को सजा दी जाएगी। मिकोटो कहता है कि आइडिया तो बहुत ही अच्छा है पर नहीं। मुनाकाटा कहता है कि मिकोटो के स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की कंडीशन किंग्स के कंडीशन को दर्शाती है, और मिकोटो के वाइजमैन लेवल भी अपने लिमिट पर आ चुकी है, और अगर मिकोटो इस कंडीशन में कलरलेस किंग को मारने की कोशिश करता है तो स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे कागुसो क्रिएटर एगन हो सकता है, जिसके बाद मिकोटो और किंग नहीं रहेगा। तो क्यों ना उसे पहले ही मिकोटो किंग के पोजीशन से रिजाइन कर दे। मिकोटो बताता है कि उसने कभी किंग के तौर पे कुछ भी नहीं किया है, पर वो ये काम करना चाहता है। मुनाकाटा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इससे इनोसेंट बच्चे भी मर सकते हैं और रेड क्लान के लोग भी, पर मिकोटो फिर भी नहीं मानता, कहता है कि वो अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना चाहता है। मुनाकाटा फिर जाने से पहले कहता है कि उसे पहले लगा था कि मिकोटो उसके बातों को नहीं मानेगा, पर वो तो यहाँ पर अपने पुराने दोस्त से मिलने आया था,
वहीं पर यासिरो, कुरो और नेको आकर देखते हैं कि उनका कमरा पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो देखकर वो काफी शॉक हुए थे। यानी जो कमरे में रहकर कॉल कर रहा था वो शायद यासिरो नहीं था, पर क्योंकि अभी ब्लू और रेड क्लैन दोनों ही यहाँ पर आ चुके हैं तो यह आइलैंड कभी भी एक क्लैन वॉर में बदल सकती है। कुरो कहता है कि उन्हें तो यहाँ पर वापस आना ही नहीं चाहिए था, पर नेको और यासिरो कहते हैं कि यही उनका घर है और वो यहाँ पर ही रहेंगे, पर इससे पहले उन्हें रूम को क्लीन करना होगा, जिसके बाद वो सोचेंगे कि अभी उन्हें आगे और क्या करना है। और कुरो भी इसके लिए मान जाता है और कहता है कि उन्हें पहले यूकी और बाकियों को बचाना होगा, जिसके लिए उन्हें पहले ढूंढना होगा कि आखिर वो सभी लोग कहाँ पर हैं। उसी रात को एक अननोन पर्सन स्कूल में कुछ बॉम्ब्स को सेट कर देता है। और अभी नेक्स्ट डे याटा कुसानागी को कॉल करके बैकअप मांगता है, क्योंकि जगह इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो अकेले नज़र नहीं रख पा रहा। वहीं पर मिकोटो भी था जो कि कल के बारे में सोच रहा था, और दूसरी ओर मुनाकाटा भी इसी के बारे में सोचे जा रहा था। पर वहीं पर फुसिमी इंतज़ार करते हुए बहुत ही ज़्यादा थक गया था। और तभी स्कूल में एक ब्लास्ट होता है, जो होते ही मुनाकाटा अंदर जाने का ऑर्डर दे देता है। और यह ब्लास्ट होने से रेड क्लैन भी सरप्राइज हुई थी, पर क्योंकि ब्लू क्लैन आ रही थी, रेड क्लैन बिल्कुल तैयार थी फाइट के लिए। सेरी रेड क्लैन को पहले सरेंडर करने का मौका देती है, पर उसके बाद कोई नहीं मानता। मुनाकाटा फिर सेरी को यहाँ का इंचार्ज बना देता है, जिसके बाद सेरी अटैक का ऑर्डर दे देती है और फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। और तभी एक और ब्लास्ट होता है और मुनाकाटा वहीं पर जाने लगता है। और वो जब भी जा रहा था तभी एक और ब्लास्ट होता है और बिल्डिंग के कुछ बड़े बड़े टुकड़े एक रेड क्लैन के मेंबर के ऊपर गिर रहा था, तो मुनाकाटा उसे बचाता है। पर फिर वही मेंबर मुनाकाटा को स्टेप कर देता है, और ये वही है जिसने कि मिकोटो को कॉल करी थी। मुनाकाटा उसके बाद बिल्डिंग्स के टुकड़ों को गिरने देता है, जिससे कि वहाँ पर एक धमाका होता है। कुसानागी को वहाँ पर लग रहा था कि सारे धमाके ब्लू क्लैन ही करवा रही है। तब एक और ब्लास्ट होती है और एना बाहर देखने जाती है जहाँ पर की फाइट हो रही थी। तभी एक बिल्डिंग के ऊपर से कोई एना को शूट करने की कोशिश करता है, पर एना बच गई थी। और यह था ब्लू क्लैन का एक मेंबर, जो देख रेड क्लैन का एक मेंबर उसके पीछे भागता है उसे मारने। कुसानागी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। एना कहती है कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, वहीं पर सभी बच्चे डर के मारे भाग रहे होते हैं। पर यूकी खड़ी होकर सोच रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी एक धमाका उसी के सामने होता है और वहीं पर वो शूटर भी आ रहा था। पर अगले ही पल हम कुरो को देखते हैं जो कि उसे बचाता है। और फिर यासिरो और नेको भी आ गई थी, जिन्हें कि यूकी पहचान नहीं पाती। पर तभी मिकोटो वहां पर पहुंच जाता है, जो आया था यासिरो को मारने। यहाँ पर पूरे रेड क्लैन को पता चल जाता है कि एना को मारने की कोशिश की गई थी, जिससे कि वो सभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। और वहीं पर ब्लू क्लैन भी गुस्सा हो रही थी, क्योंकि मुनाकाटा ने उनके एक मेंबर की जान बचाई, पर अभी वही उनके ऊपर हमले करे जा रहे हैं। तभी याटा वहां पर आकर सेरी पर अटैक कर देता है, पर बीच में फुसिमी आ जाता है और कहता है कि तुम्हें पहले मुझे मारना होगा और हमारी फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर मिकोटो अपने पावर को रिलीज करते हुए यासिरो की तरफ जा रहा था उसे पकड़ने, पर कुरो उसे रोकता है, पर मिकोटो उसे उठा के पटक देता है। नेको तभी इल्यूजन का यूज करके वहां पर जंगल बना देती है, पर मिकोटो कहता है कि ये खेल खेलना बंद करो, और वह बहुत ही इजीली इल्यूजन को तोड़ देता है। पर कुरो तभी तीनों को वहां से भाग जाने कहता है और वह खुद मिकोटो पर हमला करता है, जिसका कोई भी असर नहीं होता। पर मिकोटो समझ गया था कि आखिर याटा को कुरो से फाइट करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हुई थी। मिकोटो फिर एक पावरफुल हमला करता है, पर कुरो उसके हमले को डॉज ही कर देता है। और फिर वो मिकोटो को किक मारने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं रहता। मिकोटो कहता है कि उसे फाइट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, पर उसके पास इसके लिए कोई टाइम नहीं है। और वो फिर एक पावरफुल हमला करने की तैयारी करने लगता है, पर वो हमला कर पाता मुनाकाटा आकर उसके हमले को रोक देता है। तब तीनों वापस आ गए थे ये देखने की आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और क्योंकि मिकोटो यहाँ पर मुनाकाटा को लेकर बिजी हो गया था, तो चारों यहाँ से भाग निकलते हैं। मिकोटो उन्हें रोकने अटैक करने की कोशिश करता है, पर मुनाकाटा ऐसा होने नहीं देता। मिकोटो कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, पर यहाँ पर वो चारों वहाँ से दूर आ गए थे और अभी सेफ है। पर नेको उन दोनों के फाइट से इतनी ज़्यादा डर रही होती है कि वो यासिरो को कह रही होती है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर यूकी यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी यूकी यासिरो का इंजरी देखने का बहाना करके यासिरो के पास जाती है और फिर उसे स्टेप कर देती है। कुरो उसे जल्दी से डाउन कर देता है और पूछता है कि आखिर वो ऐसा कुछ क्यों कर रही है। यूकी कहती है कि उसे लगा नहीं था कि यासिरो एयरशिप के एक्सप्लोजन से बच जाएगा। तभी यूकी के आंखों से वो क्रिएचर निकलता है जिसको कि हम लोगों ने पहले भी देखा था, जो कि एक्सप्लोजन के टाइम पे यूकी की आंखों में घुस गया था और उसने ही मुनाकाटा को भी स्टेप किया था, और वही था जिसने कि मिकोटो को कॉल किया था। पर अभी उसके सामने आने से यासिरो को कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं,
जहाँ पर वो क्रिएचर कह रहा था कि तुम पहले भी भाग रहे थे शांति के लिए और अभी भी भाग रहे हो, पर अभी इस सब की वजह से यासिरो का वाइजमैन के पास्ट दिखाई देने लगती है, जिसके बाद वह वहीं पर गिर जाता है। पर उसे ठीक होता हुआ देख वो क्रिएचर युकी के बॉडी के साथ वहां से भाग जाता है। यहाँ पर मुनाकाटा और मिकोटो फाइट करते हुए जंगल के बहुत ही ज्यादा अंदर आ गए थे। मिकोटो मुनाकाटा को कह रहा था कि तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। तभी उनके पीछे वो एक सिल्वर लाइट को देख पाते हैं जो कि बाकी सभी देख पा रहे थे, और फिर वहां पर एक स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस अपीयर होता है। और अभी यहाँ पर यासिरो उठकर खड़ा हो गया था और वो कहता है कि वह फर्स्ट एंड द सिल्वर किंग एडोल्फ के वाइजमैन है। नेको और कुरो तो ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा शौक हुए थे, पर यासिरो कहता है कि वो सिल्वर किंग भी है और वो यासिरो भी है। यहाँ पर फुसिमी और याटा के बीच में अभी फाइट हो रही थी और बाकी रेड क्लान्समैन और ब्लू क्लान्समैन के बीच में भी फाइट हो रही थी। पर वहीं पर मिकोटो कहता है कि अगर चाहो तो अपने क्लासमेट्स की जाकर मदद कर सकते हो, पर मुनाकाटा कहता है कि वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। तो मिकोटो भी कहता है कि सही कहा, वैसे भी ये हमारी आखिरी फाइट है, और दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और अभी पास्ट में जब वाइजमैन यानी यासिरो अपने रियल बॉडी में था, और तभी वही क्रिएचर जो कि न्यू कलरलेस किंग है वो खुद को इंट्रोड्यूस करने आया था। पर यासिरो कहता है कि उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है यह बात जानने में, पर कलरलेस किंग कहता है कि उसका तो इंटरेस्ट पहले से ही है, क्योंकि उसे तो वाइजमैन की इमोर्टलिटी चाहिए। और तभी कलरलेस किंग ने उसका रियल बॉडी को चुरा ली थी, पर क्योंकि सिल्वर किंग इमोर्टल है कलरलेस किंग उसके पावर्स का चुरा नहीं पाया। पर कलरलेस किंग की यह पावर है कि वो दूसरे किंग्स को टेक ओवर कर सकता है और उनके पावर्स को भी, पर सिल्वर किंग के केस में ऐसा नहीं हो पाया, और इमोर्टलिटी होने की वजह से यासिरो की सोल कलरलेस किंग के बॉडी में आ गई। पर इस ट्रांजिशन की वजह से उसे एमनीसिया की प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे कि वो चीज़ें भूल गया था। और कलरलेस किंग ने इसलिए तोसुगा को मारा था ताकि सारा का सारा ब्लेम कलरलेस किंग यानी अभी यासिरो के ऊपर जाए और उसे मार दिया जाए। इसलिए अभी उनका टास्क है युकी को ढूंढकर उसे पहले बचाना, जिसमें वो दोनों भी मदद करेंगे कहते हैं। यहाँ पर फाइट हो रही होती है और तभी सेरी दोनों के स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस को देखती है, इसलिए वो दूसरे किसी को इंचार्ज बनाकर मुनाकाटा की हेल्प करने के लिए जाने लगती है। पर तभी यासिरो नेको के साथ आता है और कहता है कि उसे कुछ बात करनी है, पर सेरी इल्यूजन के डर से अटैक कर देती है। तो यासिरो उसे अपना टेम्पोररी क्लासमैन बना लेता है, जिससे कि अभी सेरी ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकती है, यानी कि वो अभी उड़ भी सकती है। और फिर यासिरो उसे अपने साथ कहीं पर ले चलता है। यहाँ पर याटा और फुसिमी एक दूसरे के ऊपर अटैक करे जा रहे थे और बाकी सभी फाइट में बिल्कुल बिजी थे। तभी बीच में कुरो आता है, जिसे देखते ही बहुत क्लान्स उस पर अटैक कर देती हैं, पर कोई भी कुछ कर नहीं पाता। और फिर कुरो दोनों ही क्लान्स को अभी कभी फाइट्स को रोक देने को कहता है सिल्वर किंग के ऑर्डर पर रेड क्लान और ब्लू क्लान कहते हैं कि वो बस अपने किंग के ऑर्डर को ही मानते हैं, ना कि किसी दूसरे किंग की। कुरो पूछता है कि क्या दोनों क्लान्स को पता है कि आखिर उनके किंग्स फाइट क्यों कर रहे हैं, आखिर क्यों मिकोटो ने आइलैंड पर कब्जा किया है, आखिर क्यों मुनाकाटा मिकोटो के साथ जाकर फाइट कर रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा। इसलिए अभी के लिए उन्हें फाइट को रोक देना चाहिए और अपने किंग्स का नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करना चाहिए। तभी फुसिमी अचानक उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि भागो यहाँ से, और याटा का भी बिल्कुल यही मानना था, यानी अभी कुरो को दोनों से फाइट करनी पड़ेगी, जिसके लिए वो पहले से ही तैयार था। कुसानागी को भी यह बात पता चल जाती है कि कुरो भी बैटलफील्ड में आ चुका है। तभी एना कहती है कि किंग आ रहा है और वह विंडो को खोल देती है, और तभी यासिरो नेको और सेरी अंदर आ जाते हैं। कुसानागी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, और ना ही सेरी कुछ समझ पा रही थी, वो तो फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। पर एना कहती है कि ये लोग दुश्मन नहीं है। यासिरो कहता है कि मुझे सभी लोगों की मदद चाहिए। तभी कुसानागी को एक कॉल आता है जो कि गोल्ड किंग ने करी थी यासिरो के लिए, और गोल्ड किंग और कोई नहीं बल्कि 1945 वाला लेफ्टिनेंट ही है, लेफ्टिनेंट कोकुजोजी। यहाँ पर मिकोटो और मुनाकाटा के बीच में घमासान फाइट हो रही थी और एक के बाद एक बड़े धमाके होते ही जा रहे थे। इसकी वजह से मिकोटो के स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस की कंडीशन भी खराब होती जा रही थी, पर वह फिर भी फाइट को रोकना नहीं चाहता, और कलरलेस किंग बिल्कुल यही चाहता है ताकि दोनों ही किंग्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाए, जिसके बाद वो दोनों को बहुत ही इजीली टेक ओवर कर ले। यहाँ पर सेरी और कुसानागी अपने मैंस को कुछ ऑर्डर देते हैं और यासिरो वहीं पर गोल्ड किंग से बातें कर रहा था। दोनों थोड़ी बातें करते हैं और गोल्ड किंग पूछते हैं कि इसे तुम किस तरह खत्म करना चाहोगे, और यासिरो गोल्ड किंग को कुछ कहता है जो कि हमें बताया नहीं जाता। गोल्ड किंग कहते हैं कि तुम कभी नहीं बदलोगे। यासिरो फिर कहता है कि मैं आपसे आखिरी बार मिलना चाह रहा था, पर लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, और फिर दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह देते हैं। कुसानागी और सेरी फिर बताते हैं कि उन्होंने यासिरो के कहने के मुताबिक बोथ क्लास को फाइट ना करके स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने का काम में लगा दिया है। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर कलरलेस किंग किसी बच्चे में घुसकर यहाँ से निकल जाए
पर यासिरो कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो तो अभी बस किंग्स को ही टारगेट कर रहा है। पर फिर भी बच्चों को यहाँ से जल्दी निकालना पड़ेगा क्योंकि अगर एक भी स्वॉर्ड नीचे गिर जाती तो यहाँ पर मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकती है। पर तभी कलरलेस किंग पूरे कैंपस में अनाउंस कर देता है कि अगर कोई भी स्कूल से भागने की कोशिश करता है तो उसे मार दिया जाएगा और जो नहीं भागेगा वो भी मरेगा, यानी यहाँ पर सभी लोगों का मरना ही लिखा हुआ है। यासिरो यहाँ पर नेको से पूछता है कि मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए, अभी तक मेरा कोई भी क्लासमेट नहीं रहा है, पर क्या तुम मेरी पहली क्लासमेट बनोगी? तो नेको हाँ कहती है और वो ये भी कहती है कि वो यासिरो के लिए कुछ भी कर सकती है। यासिरो फिर नेको के इल्यूजन पावर का यूज करके सभी बच्चों से एक ही साथ बात करता है जो कि सोच चुके थे कि वो तो यहाँ पर मर ही जाएंगे। यासिरो कहता है कि वो सभी लोगों को यहाँ से सेफली निकाल सकता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो किसी को चोट पहुँचने नहीं देगा। और फिर यासिरो नेको का यूज करके सभी को इवैक्यूएट करने लगता है और इसके बाद यासिरो कलरलेस किंग के पास जाकर कहता है कि दूसरों को चोट मत पहुंचाओ, तुम्हें जो भी करना है वो मुझ पर करो। तभी नेको बेहोश हो जाती है क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा पावर यूज करके बहुत ही ज्यादा थक गई थी। और फिर यासिरो कुसानागी और सेरी को नेको का ध्यान रखने को कहकर वहां से निकल आता है। सेरी कहती है कि मिकोटो और मुनाकाटा को भी बचाना, तो यासिरो कहता है कि कोशिश करूंगा। यहाँ पर कलरलेस किंग वेट कर रहा था कि आखिर कब वो रेड और ब्लू क्लान के पावर को कंज्यूम करेगा, जिसके बाद वो बाकियों के पावर को भी ले लेगा और वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। यहाँ पर मिकोटो और मुनाकाटा फाइट करते हुए थोड़े थकने लगे थे, पर वो रुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मुनाकाटा आगे बताता है कि उसकी ड्यूटी है रेड किंग को हराना, पर पर्सनली वो मिकोटो की मदद करना चाहता है। पर फिर मिकोटो उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर फुसिमी और याटा एक साथ मिलकर कुरो से फाइट कर रहे होते हैं, पर फिर भी कुरो उन्हें बहुत ही इजीली ओवर पावर कर रहा था। तभी याटा को अचानक ये दर्द हो रहा था तो फुसिमी देखता है कि टैटू गर्म हो चुका है, जिसका मतलब है कि मिकोटो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तभी हम पास्ट में देखते हैं जब दोनों स्कूल में हुआ करते थे और बिल्कुल छपरी थे। तभी याटा ने गलती से कोल्ड ड्रिंक के बोतल मिकोटो के ऊपर फेंक दिया था, पर मिकोटो उन पर गुस्सा ना होकर अपनी पावर दिखाता है और फिर कुसानागी उन्हें से टाइम बर्बाद ना कर उन्हें ज्वाइन करने का ऑफर देता है। अभी याटा फुसिमी से कह रहा था कि तुम एक समय पर मिकोटो को किंग मानते थे, तुम्हारे अंदर अभी भी उसके लिए रेस्पेक्ट होगी ही। तभी कुरो कहता है कि सभी लोगों ने फाइट करना बंद कर दिया है, तो तुम दोनों को भी अभी रुक जाना चाहिए। और तभी रिकियो आकर दोनों को वहां से उठा के ले जाता है, पर वो दोनों ही इससे खुश नहीं थे। फिर यासिरो आकर कहता है कि चलो काम पूरा करते हैं और युकी को बचाते हैं। कुरो कहता है कि क्या तुम श्योर हो वो प्लान काम करेगा, पर मुझे लगता है कि तुम अभी बहुत ही ज्यादा इमेच्योर हो। यासिरो कहता है कि लगता नहीं है कि मैं कभी तुम्हारा आइडियल किंग बन पाऊंगा। कुरो फिर नील डाउन करता है और मास्टर इचिगन से मनी मन परमिशन ले लेता है और फिर वो यासिरो के नाम पर शपथ लेता है कि वो हमेशा यासिरो को ही सर्व करेगा और वो उसके लिए जान तक दे सकता है। पर यासिरो कहता है कि तुम्हें यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं, हम दोनों दोस्त हैं और मुझे पता है कि तुम हमेशा ही मेरे साथ हो। और फिर यासिरो से अपने पावर भी शेयर कर देता है। यहाँ पर कलरलेस किंग देख रहा था कि ब्लू किंग कमजोर होता जा रहा है, पर उसे अभी वेट करना होगा, नहीं तो रेड किंग उसे मार देगा। इसलिए उसे रेड किंग के थकने का इंतजार करना होगा, जिसके बाद वो दोनों ही किंग्स के पावर को कंज्यूम कर लेगा और फिर बाकी किंग्स के पावर को भी, और फिर वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तभी यासिरो और कुरो वहां पर आता है, जिन्हें देखते ही कलरलेस किंग उन्हें शूट करता है, पर कुछ नहीं होता। कलरलेस किंग फिर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर कुरो बताता है कि सभी लोग आइलैंड से जा चुके हैं, बस अभी वही बचे हुए हैं जिन्हें टेक ओवर करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए कलरलेस किंग वहां पर फ्लैश बॉम्ब का यूज करके भागने की कोशिश करते हैं, पर कुरो उसे बहुत ही इजीली पकड़ लेता है और वो बिल्कुल तैयार था कलरलेस किंग को मारने के लिए, क्योंकि वो एक इविल किंग है। और क्योंकि अभी कलरलेस किंग के पास बचने का और कोई मौका नहीं था, वो युकी बनकर यासिरो से मदद मांगने लगता है, कहता है कि सिरो मुझे बचा लो, जिससे कि यासिरो गार्ड डाउन कर देता है और कलरलेस किंग को मौका मिल जाता है यासिरो को टेक ओवर करने का। पर यही यासिरो का प्लान था, क्योंकि युकी यासिरो का नाम नहीं जानती है, यानी यासिरो को इसके बारे में पहले से ही पता था कि वो कलरलेस किंग है जो कि युकी बनने का नाटक कर रहा है। और अभी यासिरो कलरलेस किंग को अपने अंदर ही कंसील कर देता है। यासिरो फिर कुरो को युकी को लेकर यहाँ से चले जाने को कहता है और वो जाएगा बोथ किंग्स को रोकने। पर कुरो कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, इवन उसके डेथ भी हो सकती है। पर यासिरो कहता है चिंता मत करो, और वैसे भी मैं इमोर्टल हूँ। और वह कुरो को ऑर्डर देता है यहाँ से जाने की, तो कुरो को भी जाना पड़ता है। पर तभी कलरलेस किंग यासिरो को टेक ओवर करने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं रहता। यासिरो फिर दोनों किंग्स के पास जाते हुए कह रहा था कि उसने एक्सीडेंटली जो ये पावर्स को क्रिएट कर दिया है, इससे बस लोनलीनेस ही बढ़ती है, क्योंकि किंग्स अपने क्लासमेट से दूरी बनाए रखते हैं और बस दूसरे किंग से ही बातें करते हैं।
यासिरो फिर फाइट लोकेशन पर पहुंच गया था जहां पर दोनों अभी फाइट करे जा रहे थे और यहाँ पर सभी बच्चे यूकी को ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें याद आता है कि वो तो यासिरो के साथ है और वो श्योर हो जाते हैं कि यूकी उसके साथ ठीक होगी। यहाँ पर रिक्यो याटा को लेकर वापस आ गया था, पर याटा इसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो कुसानागी उसे समझाता है कि वो किंग के ऑर्डर को ही फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर सेरी कह रही होती है कि कागुसो क्रिएटर इंसिडेंट के बाद ये पहली बार है जब 4 किंग एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं, पर मुनाकाटा जब तक वहाँ पर है वो कागुसो क्रिएटर जैसा कुछ होने नहीं देगा। पर फुसिमी को ऐसा नहीं लगता है। तो सेरी कहती है कि मुनाकाटा का दिल बहुत ही बड़ा है। उसने फुसिमी को बड़ी रैंक दी ये जानने के बाद भी कि वो पहले रेड क्लैन के साथ हुआ करता था। पर फुसिमी कहता है कि उसे बड़े दिल वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, खास करके अगर वो किंग हुए तो, क्योंकि वो उनकी मदद तो बहुत कर देते हैं, पर वो फिर ऐसा फील करवाते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही बड़े लेवल के हैं, जैसे कि गॉड लेवल के, और क्लासमैन बस उसके सर्वेंट जो कि उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और सेरी भी इस बात पर एग्री करती है। यहाँ पर मिकोटो और मुनाकाटा एक दूसरे के ऊपर अटैक करने जा रहे थे, पर तभी बीच में यासिरो आ जाता है और कहता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे थे वो आ चुका है, इसलिए अभी जल्दी करो और मुझे मार दो। पर कलरलेस किंग इसकी वजह से बहुत ही डर गया था और वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर यासिरो ऐसा होने नहीं देता और यासिरो मिकोटो को कहता है कि जल्दी करो और मुझे मार दो। पर मुनाकाटा मिकोटो को कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, पर मिकोटो उसके बातों को नहीं सुनता और एक पावरफुल हमला करता है जिससे कि एक किंग को मारा जा सकता है और इसकी वजह से आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसी वक्त यूकी को होश आ जाता है और उसे भी कुरो याद था, पर यासिरो नहीं, और कुरो भी उसे दिमाग पर जोर देने से मना करता है, कहता है कि तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर मिकोटो के पावरफुल हमले की वजह से यासिरो और कलरलेस किंग दोनों ही खत्म हो चुके थे और अभी मिकोटो का भी एंड आ चुका है। उसका स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस टूटने के कगार पर है और इसी की वजह से मुनाकाटा गुस्सा था, क्योंकि मिकोटो जानता था कि अगर वो किसी किंग को मारने की कोशिश करता है तो कुछ ऐसा ही होगा, पर उसने इस चीज़ को अवॉइड करने की कोई भी कोशिश नहीं करी। मिकोटो कहता है कि ज़्यादा बातें मत करो और जल्दी मुझे मार दो। तभी स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस टूट के नीचे गिर रहा था, पर उसे पहले मुनाकाटा को मिकोटो को मारना पड़ता है और मरने से पहले मिकोटो मुनाकाटा को कुछ कहता है जो कि हमें बताया नहीं जाता और उसके वहीं पर डेथ हो जाती है और ये चीज़ याना को पता चल जाती है, जिससे कि वो रोने लगती है और उसे रोता हुआ देख बाकी रेड क्लासमैन समझ आते हैं कि आखिर बात क्या है। पर तभी मुनाकाटा को आता हुआ देख ब्लू क्लासमैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे कि उनका किंग अभी जिंदा है। फिर नेको और कुरो धमाके की जगह पर गए हुए थे जहाँ पर कि उन्हें यासिरो का अम्ब्रेला मिलता है। नेको कहती है कि ये मुझे दो, मुझे यासिरो को वापस करना है, पर कुरो कहता है कि अभी यासिरो और कभी वापस नहीं आएगा, जिससे कि नेको बहुत ही गुस्सा हो जाती है। पर तभी कुरो को याद आता है कि यासिरो ने कहा था कि वो इमोर्टल है और कुरो कहता है कि मुझे माफ़ करना, यासिरो हमारा किंग था और हमेशा ही रहेगा। और फिर उसी रात को सभी रेड क्लासमैन बहुत ही ज़्यादा उदास थे, पर वो फिर भी मिकोटो को एक लास्ट ट्रिब्यूट देते हैं, जिसके बाद मिकोटो की जो पावर उनके पास थी वो वापस चली जाती है और वो सभी मिकोटो को शुक्रिया कहते हैं। कुसानागी कहता है कि तुमसे बेटर किंग और कोई हो ही नहीं सकता था और सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है, पर इसका सीजन 2 अभी बाकी है, जिसमें कि हम लोगों को दूसरे किंग्स को भी दिखाया जाएगा जो कि हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा, और हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर यासिरो इमोर्टल है तो आखिर वो कैसे वापस आता है और वो बाकियों की कैसे मदद कर पाता है। तो नेक्स्ट पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।